कहा कि सर आईआईटी दिल्ली आपकी वजह से 3 दिनों तक बंद रहा। जी। सर उसके पीछे की कहानी तो क्या मैं है? अब थोड़ा सा बता देता हूँ। तो करंट लगा और वहीं पर उनका डेथ हो गया। हम लोग हॉस्टल में थे, हल्ला हुआ कि हम लोगों ने आईआईटी को बंद करवा दिया। सर कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ घूमने के लिए कभी आपने कॉलेज बंक किया? हाँ, कॉलेज बंद किए थे। तो बड़ा आपको अफसोस लगा। तो मैं ना बस के छत पर बैठ जाते थे, कुछ पैसा बचा लेते थे और उसके बाद कभी कभी क्या होता था ना कि सिनेमा हॉल चले जाते थे। अब सिनेमा हॉल में बालकोनी में नेवर ट्राई टू बी सीरियस, बी सिंसियर। मतलब क्लास में थोड़ा मुस्कुराओ, बंक भी करो। जिस समय जो है पूरी दुनिया जो है कोरोना से लड़ रही थी और लोग, कोई फैक्ट्री खुल नहीं रही थी, दुनिया कह रही थी कि नौकरी नहीं है, उस समय मैंने जो है नौकरी की बरसात की। बीआईटी सिंदरी का ब्रांडिंग का काम जो था मुझे ही सौंपा गया। मुझे एक स्मार्ट बंदा चाहिए, मतलब कॉर्पोरेट जिसमें लुक हो। मैं मुस्कुराया। सर तो फर्स्ट ईयर के बच्चे आपसे इतना डरते क्यों हैं? तो सर आपका बचपन कैसा रहा? हाउ डिड यू लिव योर चाइल्डहुड डेज? तो अगर आप मुझसे पूछिएगा कि हम कहाँ से पढ़े, तो मैं कहूँगा मैं बीपीएस से पढ़ा, बोड़ा पब्लिक स्कूल से पढ़ा। तो मैं क्या करता था कि पड़ोसी के घर से जो है माला लेकर अपने बैल को पहना देता था। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, केपलर्स लॉ। और आप सोचिए कि जो लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी, वो केपलर्स लॉ नहीं बता पाता। मिर्जापुर का नाम आपने सुना है कि नहीं? आर्यन सिंह का ही साहब का देन रहा कि बीआईटी सिंदरी जो आप इस रूप में देख रहे हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। मात्र 70 जो है प्लेसमेंट हुए। मुझे जोर का धक्का धीरे से लगा। साथ ही साथ जो है आप देखें में आजकल बच्चों में एंगर बहुत है, मतलब गुस्सा बहुत है। तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या हम लोग मिलकर बीआईटी बंद करवा सकते हैं? So hello everyone, I'm Aryan and I welcome you all in today's episode, The Bridge Talk, where we work to bridge the gap between you and your success. Here I am with a very special guest of ours, Chairman of Career Development Center, Training Placement Officer and Member Secretary of SIR TDO. Yes, it's Dr. Ghanshyam Sir, BIT Sindri, my inspiration and my motivation. So आज के इस पूरे कंप्लीट एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या कोई एक डिसीजन आपकी पूरे कंप्लीट लाइफ को चेंज कर सकता है। कैसे कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो एक छोटे से कस्बे, छोटे से गांव या एक छोटे से शहर से आता हो, अपने सपने और अपने मेहनत से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। हम जानेंगे कि कैसे जिस तरीके से चंद्रगुप्त को चाणक्य मिले थे, जिसकी वजह से वह अखंड भारत के सम्राट बने, हाउ कैन वी गेट आवर मेंटर एंड वी कैन बिकम द किंग ऑफ आवर डोमेन। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हम इस एपिसोड से जानेंगे कि हाउ टू लिव एन आइडियल लाइफ। एक सही जिंदगी जीने के कुछ मायने क्या होते हैं, क्योंकि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। So let's welcome Dr. Ghanshyam sir. नमस्कार। Thank you sir for giving us your time to be with us. Sir, I still remember that day when I first entered into the gate of BIT Sindri, and when I just met with my seniors, they said that किसी की भी नज़र में आ जाना, बस घनश्याम सर की नज़र में मत आना. And I have always been a stubborn child from my childhood days, and I thought that अब किसी की नज़र में आओ या ना हो, आपकी नज़र में तो आना ही है. And when I just met you, I really felt very comfortable and very inspiring. सर तो फर्स्ट ईयर के बच्चे आपसे इतना डरते क्यों हैं? तो सबसे पहले जो है मैं आप सभी को जो है अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसे कहिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो 4 शब्द मुझे याद हैं: कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदर्शिता, अनुशासन। ये सफलता के जो है 4 मंत्र हैं। उसमें अनुशासन जो है, तो मैं उसको थोड़ा सरल करना चाहूँगा कि आपने शायद एक कुम्हार को देखा होगा, जब वो मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसे एक हाथ से सपोर्ट देता है अंदर से और दूसरे हाथ से थपथपाता है। तो जिस हाथ से थपथपाता है उस प्रक्रिया को आप अनुशासन कह सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं मुझे जो है एक अभिभावक के रूप में जो है देखते हैं, गार्जियन के रूप में देखते हैं। जब उनके पेरेंट्स जो है उन्हें एडमिशन देकर चले जाते हैं तो शिक्षक ही ऐसा होता है जो उनकी जो सुख है, सुविधाएं हैं, उनकी भावनाएं जो हैं उनको समझना और उनकी समस्याओं को जो है निदान करना, चाहे वो एकेडमिक की समस्याएं हो, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन की कोई समस्या हो। और मैंने भी वही किया कि विद्यार्थी को जो है मैंने ठीक कुम्हार की तरह जो है उनके आइडियाज़ को, उनकी भावनाओं को समझा, करेक्टिव मेजरमेंट लिया और मैंने कभी डांटा नहीं उन्हें। मतलब जो है कि डर जो है, डर एक ऐसी प्रक्रिया है जो भय से उत्पन्न होती है कि जब किसी को भय लगे तो उसे कहते हैं कि वो डर और
उस जो अगर मान लीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति मिलता है या कोई एक परिस्थिति से किसी का जो है मतलब इंटरेक्शन होता है और उस दौरान जो है व्यक्ति को जो परिस्थिति से उत्पन्न जो है जो प्रभाव है ना, उसका अगर कोई गलत जो है दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसे हम कहते हैं कि जो भय जो है। देखिए, मैंने विद्यार्थियों को एक गार्जियन के रूप में जो है ट्रीट किया और कभी भी मैंने उन्हें दंड नहीं दिया। कहा जाता है कि आप जानते होंगे कि कहा जाता है कि मोटिवेशन बाय रिवार्ड एंड मोटिवेशन बाय पनिशमेंट। तो जो एक पनिशमेंट होता है बहुत ही एक परमानेंट चीज़ नहीं होती है, वो एक सतही चीज़ होती है जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो बस मेरा ये कहिए कि जो एक दुलार रहता है, प्यार रहता है, और कभी कभी जो है मैं गार्जियन के रूप में जो है वो उन्हें समझाता हूँ, प्यार से समझाता हूँ, तो बच्चे जो है वो डरते नहीं हैं। वो मेरे प्रति उनका जो है वो आप कहिए कि मेरे प्रति उनका एक मान और सम्मान है, जो मुझे देखकर जो है उनका जो एक शिष्टाचार और जो वैल्यूज़ जो है वो मैं प्रशंसा करता हूँ उनके संस्कार की और उनके शिष्टाचार की। लोग उसे मतलब वो नज़रिया गलत हो सकता है, मतलब अगर एक तरफ से आप देखिएगा कि भय है और दूसरी तरफ से देखिएगा कि वो मान और सम्मान है, वो मेरा रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए जो है एक एटिकेट दिखाते हैं, शिष्टाचार दिखाते हैं, तो लोगों को लगता है कि जो है वो विद्यार्थी जो है प्रोफेसर से डर रहा है। ऐसी बात नहीं है। मेरा दिल और मेरा जो है चैम्बर और मेरा जो प्लेसमेंट का दरवाज़ा, मेरे घर का दरवाज़ा जो है 24 घंटा के लिए खुला रहता है। इसलिए मैंने विद्यार्थियों को कहा, मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा स्टूडेंट कहकर संबोधित नहीं करता हूँ। क्लास हो या क्लासरूम के बाहर हो, मेरे मुंह से स्वतः जो है बेटा निकलता है, बेटी निकलता है। मैं हमेशा, लोग कहते हैं कि आपके कितने पुत्र हैं, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है एक मतलब 4 साल मतलब 1 साल में लगभग बीआईटी सिंदरी में 4000 के आसपास विद्यार्थी रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 4000 विद्यार्थी पुत्र और पुत्रियाँ हैं। तो मैं 4000 पुत्र और पुत्रियों का पिता हूँ। तो ये उनका शिष्टाचार है, उनका मान और सम्मान है कि वो मुझे जो है गार्जियन के तौर पे देखते हैं, टीचर के अलावा। बिल्कुल सर। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जैसा मेरा भी एक परसेप्शन था कि आई ऑलवेज यूज टू फेयर एंड टू मीट डॉक्टर घनश्याम सर, तो आपने देखा कि एक रामायण में भी एक पंक्ति आती है कि भय बिन होत न प्रीत। तो आप देखें जिस तरीके से सर ने हमें समझाया कि ये हमारे लिए इसलिए करते हैं कि बिकॉज ही ट्रीट हिमसेल्फ एज अ गार्जियन ऑफ अस। तो आपको कभी भी अगर किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको डर लगे, अगर आपको लाइफ में कभी भी कंफ्यूजन हो, आप बेझिझक घनश्याम सर से आके आप मिल सकते हैं एंड यू कैन गेट द राइट एडवाइस टू गेट अ ग्रेटर फ्यूचर इन योर करियर। तो हम आगे बढ़ते हैं। सर, बचपन जिंदगी का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सभी चाहते हैं और हम सभी ने अपने बचपन को जी भर कर जीने की कोशिश की है। तो सर, आपका बचपन कैसा रहा? हाउ डिड यू लीव योर चाइल्डहुड डेज? बहुत अच्छा जो आपका प्रश्न है, और मैंने अपने बचपन को बहुत जिया है और शायद बहुत लोगों को सौभाग्य नहीं मिले इस तरह का। मेरा जन्म जो है गांव में हुआ। मेरे बाबूजी जो है एचईसी में कार्यरत थे और हमारा संयुक्त परिवार है। और मेरे ग्रैंडफादर, जिसे हम बाबा कहते हैं, मेरे बाबा भी जो है वो तहसीलदार थे उस वक्त जो है, और फ्रीडम फाइटर भी थे। और मेरी माँ जो है वो, चूँकि एक कंबाइंड फैमिली है और हमारे यहाँ जो कंबाइंड फैमिली रहती है उसमें जो मैंने सुना था कि जो है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पे जो है लक्ष्मी का निवास होता है। और मैंने अपने घर में देखा कि परिवार के लिए माँ को जो है वो गांव में रहना हुआ था, और मैं बहुत खुश नसीब था कि उस समय मेरी, अभी हम 3 भाई और 1 बहन है, हमारी बहन बड़ी है, और उस समय बहन हमसे 1 साल बड़ी थी और मैं छोटा था, मेरी बहन छोटी थी। और गांव में हम लोग रहते थे। गांव के जो पगडंडिया होती है, जो खेत होता है, हमारे गांव के बगल में गंगा नदी थी, और साथ ही साथ जो है खेत खलिहान। केवल ये हम किताब में नहीं पढ़े थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। और पढ़ने के लिए गांव में एक प्राइमरी स्कूल था जिसमें मेरी बहन जो है मुझे गोद में लेकर जाती थी। और आज के जैसे लोग कहते हैं ना कि डीपीएस में पढ़ते हैं, तो अगर आप मुझसे पूछिएगा कि हम कहाँ से पढ़े तो मैं कहूँगा मैं बीपीएस से पढ़ा, बोड़ा पब्लिक स्कूल से पढ़ा। उस समय जो है हम लोग बोड़ा लेकर जाते थे और गुरुजी जो है कक्षाओं में पढ़ाते थे। बड़ा सख्त अनुशासन था। उनके हाथ में एक छड़ी रहती थी, बांस की पतली सी छड़ी, और हम लोग जो है वो बोड़े पर बैठते थे और अच्छी तरह पढ़ते थे। और उस समय अभी देखिएगा कि दलिया का कॉन्सेप्ट है, दूध का कॉन्सेप्ट है। उस समय स्कूल में जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से जो है हर एक
विद्यार्थी को जो है दलिया और जो है दूध जो है दिया जाता था। तो बड़ा मज़ा आया गांव में खेलना कूदना। फिर जो है मतलब जब आंधी आती थी बारी, तो आम के सीज़न में जो हम लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे कि आंधी आएगी और उसके बाद जो है आम गिरेगा, और डर नहीं रहता था। जैसे अभी हाँ, उस देखिएगा टाइम में बीआईटी सब सिंदरी में लाइटनिंग होता है, आजकल डर लगता है, उस समय भी लाइटनिंग होता था। उस टाइम में डर नहीं बाकी लगता। बालपन में बिल्कुल डर नहीं, एकदम जो है पेड़ के नीचे खड़े रहते। एक बार तो ऐसा वक्त आया कि हम एक पेड़ के नीचे खड़े थे, सामने दूसरे पेड़ पे जो बिजली गिर गई, है ना। मैं इतना डर गया कि आज घर में जो है माँ मेरी जो है वो बहुत डांटेगी। और साथ ही साथ ना मतलब जो बचपन में एक उत्सुकता रहती है कि किसी के खेत में किसी के गए खेत में तो चले अपने खेत में जो है भुट्टा नहीं तोड़े, दूसरे के दूसरे खेत के के खेत कर में लिए, जाके छोड़ अपने खेत की मूली नहीं उखाड़े दूसरे की मूली उखाड़ ली है। और सबसे मज़ेदार किस्सा है, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे गांव में जो है जैसे जो बैल होता है, क्योंकि उस समय खेती जो है हाँ, जानवर उनमें से बैल से खेती होती थी। मतलब आज जो हम बात करते हैं ना ऑर्गेनिक खेती की, Yes, sir. तो उस समय खेत में जो है जब बारिश स्टार्ट होने के पहले जो है इसका गोबर का गोबर खाद डाला जाता था, डाला जाता था सर। और खेत में हल जो है वो बैल चलाता था। तो हमारा जो है ना बैल की सुंदरता के लिए उसके मतलब गर्दन में जो है घुंघरू और माला पहना जाता था। तो मैं क्या करता था कि पड़ोसी के घर से जो है माला लेकर अपने बैल को पहना देता था। बहुत डांट मिलती थी और बहुत मैं चंचल था। यस सर। और साथ ही साथ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे अंदर जो नेतृत्व की क्षमता क्यों, लीडरशिप क्वालिटी की है, इतनी एम्पैथी क्यों है, दूसरों के प्रति मेरे मन में पीड़ा, दूसरों का दर्द देखकर मेरे अंदर में पीड़ा क्यों उत्पन्न होती है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जो ट्रेनिंग हुआ था, ये जो मैंने जो स्वतः जो सीखा, इसके लिए कोई ये किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो मैं गांव में सीखा। इसलिए मेरे जीवन में गांव का अहम योगदान है। और जो वैल्यूज़ होती है, जो परंपरा होता है, जो लिगेसी होती है, या हम कहें कि जो एक परिवार के बीच में जो प्यार और सद्भाव होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने गांव में सीखी। तो मेरा बचपन जो है ना, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए पल। या एक गाना जो है जगजीत सिंह का जो है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरह से गाया है कि को गांव में जो है वो वक्त लौटा दे कि हम गांव में जाकर फिर से जो है हम वो पानी में जो है नाव तैरा सके। तो ज़िंदगी में जो एक ऐसा पल है बचपन जो है, वो दोबारा लौट कर नहीं आ सकता है, बाकी हम उसको जी सकते दे हैं। सकते हैं, बिल्कुल सर। हम कैसे जी सकते हैं? हम जी सकते हैं अगर आपके घर में आपका छोटा भाई है, और अब तो मेरी उम्र है, मैं 62 ईयर्स का हूँ, मेरा ग्रैंडसन है, तो मैं अपना बचपन जो है मैं उसके सामने बच्चा हो जाता अच्छा हूँ। हो जाता है सर, बिल्कुल। और देखता हूँ कि जब मैं उसका बच्चा होता हूँ तो मुझसे कनेक्ट हो जाता है। Connect हो मैंने जाता देखा है कि जब उसके साथ में ज़मीन पे जब वो क्राउलिंग करता है, चलता है, तो मैं भी उसी तरह चलता हूँ, घोड़ा बनता हूँ। क्या तो मेरे ऊपर बैठ, तो वो जीवन जो है लौट के नहीं आ बिल्कुल सकता सर। है। अब उम्र के इस पड़ाव पर हूँ 62 ईयर्स पे, कि जब मैं अपने बीते हुए पल और बचपन को तलाशता हूँ, तो कभी कभी रोने लगता हूँ कि शायद ईश्वर अगर कोई वरदान दे, तो मैं उसे पुनः कहूँगा कि मुझे मेरा बचपन दे, और मुझे शहर से मेरे गांव में ले जाकर दे दे। मैं उन लोगों को देख सकूं, मेरे दादा परदादा, मेरे चाचा, वैसे लोग जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और वैसे वक्त पर मैंने उनको देखा कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे आंखों के सामने नहीं है, वो लोग नहीं है, वक्त बीत जाता है। इसलिए मैं सबको सलाह दूंगा, आपको सलाह दूंगा, मेरी जो पीढ़ी है, और कि आप जिस वक्त में हैं उस वक्त को जो है पूरा का पूरा जो है जी लीजिए, मज़ा उठा लिए, क्योंकि ये जो पल जो है वो पल जो है फिर आने वाला नहीं है। वो आने वाला पल जो है लौट जाता है, क्योंकि समय कोई स्थिर नहीं रहता। घड़ी की सुई को देखिएगा, वो स्थिर नहीं रहती है। वो जो कल फ्यूचर होता है और पास्ट होता है। मैं तो प्रेजेंट की परिकल्पना ही नहीं करता हूँ कि जो फ्यूचर है वो सीधे पास्ट बनते जा रहा है। वर्तमान कहाँ है? हम लोग कहते हैं वर्तमान में जी लो, वर्तमान तो रहता ही नहीं है। उसको अगर हम माने कि जहाँ पे पृथ्वी और आकाश दोनों मिलता है, जब मिलता ही नहीं है, मेरे अनुसार वही वर्तमान है। जो फ्यूचर और पास्ट के बीच में एक दूरी जो है, तो ऐसा तो कभी दूरी मिटती नहीं है, वही वर्तमान। तो इसलिए बचपन जो है, और मैं आप लोगों में भी जो है एक बालक ही ढूंढता हूँ। हर एक इंसान के अंदर एक बालक है, आप देखिएगा, हर एक इंसान के अंदर एक बालक है। सर बचपन में हम सभी ने बदमाशियां तो करी होंगी। सर बचपन की उन तमाम बदमाशियों में से कोई एक बदमाशी जिसकी वजह से आपके घर में बहुत पिटाई हुई हो? ये शायद बदमाशी जो है, मतलब किसी को मैंने तंग नहीं किया। मैंने कहा कि
गांव में जाते थे तो जैसे जो मेरा छोटा भाई था, चचेरा भाई, उसके साथ छत पर जो है हम लोग दौड़ लगाते थे, छत से गिर गए, देखिए अभी माथा मेरा यहाँ से यहाँ फटा हुआ है। या फिर जो लीडरशिप क्वालिटी रहती थी कि जैसे हम लोग कोई खेल खेलते थे और लगता था कोई जानवर है और वो आएगा और जो है वो सारी चीज़ को बर्बाद कर डालेगा, तो मैं एक छोटा था और एक घोड़ा था, वो एक कुआं था, मतलब गांव में हम लोग उसको इनार कहते हैं, जो कुआं होता है ना भोजपुरी में, तो उसके आसपास एक घोड़ा जो है अपना घास चर रहा था और हम लोग कुछ कुछ अपना एक स्ट्रक्चर खड़ा किए थे, जो बचपन में आप भी खेलते होंगे। तो मुझे लगा कि वो जो है आके जो है उसको तोड़ डालेगा, और तोड़ डालेगा। मैंने क्या किया कि उसके पैर को खोद दिया और वो पीछे से मारा, मेरा पूरा चेहरा फट उठ गया। तो मुझे बहुत, मतलब मुझे याद है कि माँ बहुत, उस समय कोई फंक्शन था, माँ बहुत डांटी तो नहीं, वो रोने लगी और अपनी साड़ी को फाड़ कर फिर मेरे मुंह पे लपेटा गया, हॉस्पिटल लेकर गए। और उस समय की बात है कि डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर हुआ करता था, उसने जो है टाँका लगाया, तो मैंने उसे गांव की जो भाषा होती है उसमें मैंने उसे कुछ कहा और उसने मुझे जो एक चांटा जड़ दिया और मेरे ग्रैंडफादर का नाम लिया कि वो इसका ग्रैंडसन है, नाती है, इसलिए डरता वरता नहीं है। उसके बाद मैंने कोई उस तरह का मुझे याद नहीं है कि मैं कोई बदमाशी किया और मेरे पिताजी मारे, क्योंकि मैं घर में बहन के बाद बड़ा था और बड़े होने का दायित्व मुझे जो है उस वक्त से ही आ गया था कि एक गार्जियनशिप क्या होता है। और यही रहा कि बचपन है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बदमाशी कीजिए तो उसे ना हम लोग आप कहिए कि वो बचपन, वो एक लड़कपन जो होता है उसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक बच्चा बदमाशी करता है, वो एक नटखटपन कहते हैं। और जो बच्चा नटखट नहीं, अगर आप किसी बच्चे से कल्पना कीजिए कि उसके अंदर जो है एक चाइल्डिश प्रॉपर्टी नहीं है, उसके अंदर एक बच्चे का गुण नहीं है, तो फिर जो है वो बच्चा, मतलब जो है वो बच्चा, उसे आप बचपन कह ही नहीं सकते सर, बिल्कुल। चंचलता, जैसे आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में चंचलता तो रहेगी, होनी चाहिए सर, होनी चाहिए। और बच्चा जितना इंटेलिजेंट रहता है ना, वो उतना ही चंचल होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो हमारी पीढ़ी वो सोचती है कि जो हम अपने समय बहुत अच्छे थे, इसलिए जब परसेप्शन की बात होती है तो जो वर्तमान पीढ़ी उसको कहती है कि पीढ़ी बर्बाद हो गई। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। अपने समय में सभी कोई वैसे ही रहता है, सभी कोई वैसे रहता है। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि नेवर ट्राई टू बी सीरियस, बी सिंसियर। क्लास में मुस्कुराओ, थोड़ा कभी कभी क्लास बंक भी कर लिया करो। तो एक्चुअली जीवन जो है वो मतलब हमेशा गंभीरता पूर्वक जीने का नहीं है, थोड़ा उसमें बचपना भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा चंचलता भी होनी चाहिए। आप पानी को बांध कर बहुत देर नहीं रह सकते, सड़ने लगता है, इसलिए पानी में जरा प्रवाह आने दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने अभी तक देखा ना कि नेवर ट्राई टू बी सीरियस बट बी सिंसियर, बी सिंसियर। बिल्कुल सर, बी सिंसियर। सर जैसे कि आपका पूरा बचपन तो गांव में बीता, तो आपका प्राइमरी एजुकेशन भी आपके गांव में मेरी प्राइमरी। आफ्टर दैट यू लैंडेड अपॉन योर कॉलेज डेज। जी सर, वहाँ पर आपका सिलसिला कैसे चालू हुआ कॉलेज? मैं, जैसे हर एक पिता की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को एक अच्छा एडुकेशन दे, तो उस, और साथ ही साथ जो है हमारी संयुक्त परिवार था, और उस समय किसी भी व्यक्ति को जो नौकरी में रहता था, जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता है, उसको अपने परिवार को शहर ले जाना थोड़ा सा किंचित मुश्किल रहता था। मेरे बाबूजी जो है सबकी सहमति से जो है, मेरे दादा दादी अन्य लोग जो थे गांव में, क्योंकि मेरे पिताजी का निर्णय स्वयं का निर्णय नहीं हो सकता था, क्योंकि हम अपने गांव से, अपने परिवार से जुड़े हुए थे, तो सबकी सहमति लेकर मेरे पिताजी जो है मेरी माँ और उस समय हम थे और हमारी सिस्टर को लेकर गए, और वहाँ HEC में, जो HEC का जो मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था जो बाद में केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 में बना, उसमें मेरा नामांकन हुआ। और नामांकन हुआ उसके बाद, चूँकि गांव के परिवेश से आया था, तो उस समय मैं हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता था, भोजपुरी ही बोलता था। और गांव में जो कुछ, जो मैं कहूँ कि जो बच्चे कुछ चीज़ें सीख जाते हैं, जैसे आप मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप भी जानते हैं कि कुछ कुछ गांव में जो वैसी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होता है जो मुंह में चले आता है, लेकिन धीरे धीरे जो है 1-2 महीना पे मैंने अपने आप को जो है आत्मसात किया, अच्छे कैरेक्टर के द्वारा, अच्छे लोगों के द्वारा। और बाबूजी का संस्कार था, माँ का जो है अनुशासन था, क्योंकि मैं माँ के साथ काफ़ी समय व्यक्त करता था। बाबूजी का शिफ्ट रहता था, चूँकि HEC में 3 शिफ्ट रहता था, मॉर्निंग शिफ्ट, उसके बाद इवनिंग और नाइट शिफ्ट। तो उसके बाद फिर जो है, एक्चुअली हम कहें कि जो मेरी शिक्षा हुई, जो मतलब जो प्रथम गुरु जो, वो मेरी माँ हुई। मेरी माँ जो है उस समय तक क्लास 7 तक पढ़ी थी,
तो उसने जो है मुझे 7 तक जो है मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया घर में, मेरी बहन को मेरी माँ ने पढ़ाया, अच्छा सर। और कभी डांटती नहीं थी। अगर हम कोई गलती करते थे ना, मुझे याद है कि मेरी माँ कहती थी कि हम मर जाएंगे, हम रात भर होते थे कि माँ को कुछ हो गया तो क्या होगा, तो माँ ने मुझे कभी डांटा नहीं, हमेशा कहती थी कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा मेरी माँ का, और मैं आगे बढ़ता गया। पढ़ने लिखने में मैं विलक्षण तो नहीं कहूँगा, बल्कि पढ़ने लिखने में मैं तेज था। ईश्वर की कृपा रही, माँ भगवती की कृपा रही। और उसके बाद मैं प्राइमरी से जो है माध्यमिक क्लास 7 में, और क्लास 7 पे मुझे याद है कि उस समय नेशनल जो स्कॉलरशिप का जिला स्तर पे जो टेस्ट होता था, मैंने उस टेस्ट को क्वालिफाई किया, और क्लास 7 से लेकर और एमएससी तक मुझे जो नेशनल स्कॉलरशिप मिला। तो मैंने जो है अपनी पढ़ाई जो है अपने पैसे से की। मुझे लगता था कि, और जो आजकल मैं बच्चों को कहता हूँ कि तुम इंटर्नशिप करो, फर्स्ट अर्न एंड देन लर्न, तो मुझे लगा कि मैं उस समय क्लास 7 से मैंने अर्न किया, और मैं उस पैसे से अपने छोटे भाई के लिए कुछ खरीद कर देता भी था। और उसके बाद फिर HEC स्कूल जो है हमारा, हाई स्कूल जो है, वहाँ से मैंने जो है मैट्रिक की परीक्षा पास की, और मेरा जो परसेंटेज था वो बोर्ड का लगभग 80% के आसपास था, और उस समय 80% मार्क्स जो है बहुत कम लोगों को आता था। और वहाँ से फिर जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज, जो बिहार और झारखंड जो कंबाइंड था, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, वहाँ मेरा नामांकन हुआ। और मैंने पहली बार जो है, मुझे लगा कि मैं किसी वर्ल्ड, मतलब जो मैंने नाम सुना था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जो मेरे सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रांगण में जब मैंने प्रथम कदम रखा, तो मुझे लगा कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मतलब वो ब्रिटिश पीरियड की बनी हुई बिल्डिंग, और फिर फादर लोग, वहाँ मैंने पहली बार लगा, फादर बेल्जियम के फादर लोग थे, मेरे जो प्रिंसिपल थे वो जो फादर थे, हमारे वाइस प्रिंसिपल फादर थे, हमारे फिजिक्स के जो हेड थे फादर डिब्रावर, जिनका फादर फ्रैंकिन हमारे प्रिंसिपल थे, फादर क्रॉनिन उस समय वाइस प्रिंसिपल थे। और साथ ही साथ जो जिसका मेरे जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, मैंने मिशनरी में जाना कि एक व्यक्ति जो है एक समाज के लिए कैसे अपने जीवन को अर्पण कर देता है। मैं फादर डिब्रावर को देखा कि वो वहाँ पे जो है एक लाइब्रेरी में, उनकी अपनी एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में ही वो रहते थे। एक उनका एक छोटा सा बेड रहता था, और वहीं से जो है वो जो विद्यार्थी थे उनको किताब जो है वो निर्गत किया करते थे। और मॉर्निंग में मैंने देखा कि उनके दरवाजे पर जो है मतलब बीमार, दुखिया, गरीब, समाज का वंचित वर्ग जो है वो बैठा रहता था। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे रहते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि फादर डिब्रावर हमारी मदद करते हैं आर्थिक रूप से। तो मैंने फादर डिब्रावर से पूछा कि फादर आप कैसे मदद करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे जो मिशनरी से पैसा मिलता है, मैं इन गरीब और बीमार लोगों को, अशक्त लोगों को जो है देता हूँ। तो मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ कि मैंने जीवन में पढ़ा था सन्यासी के बारे में, विवेकानंद के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में। तो मैंने पहली बार फादर को देखा कि कैसे जो है वो किसी दूसरों के जीवन से प्रभावित होते हैं, उनके दुख दर्द से प्रभावित होते हैं। हाँ, मेरे जीवन में जो अंदर में जो इनकलकेट हुआ सेवा भावना, और किसी जो एम्पैथी, जो आज के डेट में जो एम्पैथी, ये वर्ड नया आया, बाकी उस समय जो है ये जो सहृदयता जो थी, मैंने उनसे ही सीखा, और वो बहुत ही अच्छे थे। और मेरे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया, मतलब अगर हम बात करें कि जीवन में कॉलेज के दौरान किसने आपके पूरे जीवन को प्रभावित किया, माता और पिता तो पहले गुरु हो जाते हैं, वो अनपैरेलल, उनके जैसा कोई गुरु जीवन में नहीं आ सकता है ना। किसी व्यक्ति के जीवन में माता और पिता से बढ़कर जो है कोई गुरु नहीं हो सकता है। उसके बाद फादर डिब्रावर ने मेरे पूरे जीवन को जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया। कि उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जो रेमेडियल क्लासेस होता है वो गरीब लड़कियों के लिए था, तो उन्होंने मुझे उसके लिए सेलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि घनश्याम जी आपका चरित्र जो है बहुत ही अच्छा है, आप स्वभाव बहुत अच्छा है, इसलिए जो रेमेडियल क्लासेस में लड़कियों के लिए जो टीचर की ज़रूरत पड़ेगी वो आप जो है, मैं आपको सेलेक्ट करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे किसी एक गुण को जो है, मतलब किसी पारखी ने मतलब परखा जो है। और फादर डिब्रावर ने कहा कि जो है तुम टीचर बनो।
और मुझे याद है कि उसके बाद मैंने 12th कर रहा था और इंजीनियरिंग का फॉर्म भर रहा था। उस समय आईआईटीज़ का फॉर्म अलग होता था, रुड़की यूनिवर्सिटी का अलग होता था, बिहार का जिसमें ये बीआईटी सिंधरी भी है उसका अलग से एग्ज़ाम हुआ करता था। मेरी इच्छा नहीं थी इंजीनियर बनने की, मेरे पिताजी की इच्छा थी, है ना, जैसे आप लोग आजकल पीयर प्रेशर कहते हैं। तो अभी मुझे बहुत दुख होता है, मतलब मेरे बाबूजी करीब 4 साल पहले उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। और मेरे पिताजी को मैं अपने ईश्वर तुल्य मानता था। मतलब वो करीब 6 फीट लंबे थे और उनका व्यक्तित्व जो अद्वितीय था। मतलब उनको देखने के बाद लगता था कोई मेरे सामने कोई एक कर्मयोगी सन्यासी खड़ा है। उन्होंने इंजीनियर बनने के लिए कहा कि मैं नहीं बना। मैं बहाना बनाता था एग्जामिनेशन सेंटर में कि मुझे चक्कर आ रहा है, बाबूजी रसगुल्ला लेकर बैठे रहते थे और मैंने उनको धोखा दिया। इसका अफसोस मुझे आज तक है कि मैंने अपने पिता को धोखा दिया, झूठ बोला। मैं इंजीनियर बन सकता था, मुझसे बहुत ख़राब विद्यार्थी से भी इंजीनियर बने। बहुत सारे मित्र जो है बाद में इसी कॉलेज से पढ़े जो है। तो बाकी मुझे उसका अफसोस भी नहीं रहा। शायद मैं इंजीनियर बनता तो यहाँ पे नहीं रहता, आपके बीच उपलब्ध नहीं रहता। फिर वहाँ से फिर मैंने सोचा कि जो आईएससी के बाद क्या किया जाए। फादर डिब्राउ ने कहा कि तुम फिजिक्स ऑनर्स लो। मैंने फिजिक्स ऑनर्स लिया, जो है फर्स्ट क्लास से मैंने ऑनर्स किया सीजीबीएस कॉलेज से। फिर मुझे लगा कि बाबूजी की सोच थी कि जो है कुछ करूं। फिर एक जैसे ना ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद जो हर एक के, जैसे आपके भी बाबूजी कहते होंगे कि जो है आईएएस बनो। एक मतलब एक मुझे समझ में नहीं आता है कि ये परसेप्शन, ये फ्यूडल मानसिकता जो है, इसको जमींदारी सोच कहते हैं। कि मुझे लगता है कि क्या आईएएस बनने से ही सारा सोल्यूशन समाज का हो जाएगा क्या? कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता है क्या? कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता है क्या? बाकी एक जो होता है ना कि समाज में जो भ्रांति होती है, इल्यूजन जो होता है कि लोग जो देखते हैं कि उनका बेटा आईएएस है तो हमारा, और ये केवल जो है मुझे लगता है कि फ्यूडल मानसिकता है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ पे एक जमींदारी सोच है वहीं पे ये अधिक हावी है। तो हम गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उस समय मेरा जो नामांकन हुआ हिंदू कॉलेज के थ्रू और दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने सेंटर जो है कार्पा कहते हैं, सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च इन फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में मैंने पढ़ाई प्रारंभ की। और उस समय हमारे साथ जो आज वर्तमान में जो है जो चीफ सेक्रेटरी हैं बिहार के, प्रत्यय अमृत हैं, या अन्य बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं। फिर हमारे कमरे में रहकर जो है अध्ययन किए थे मनोज कुमार सिंह, जो चीफ सेक्रेटरी जो है यूपी से जो रिटायर किए। मेरे पिताजी का हमेशा ही रहता था कि फलाना बन गया तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। बिल्कुल सर। तो मैं जो है इस पीयर प्रेशर से उबर पाया। मैं मतलब मुझे लगा कि मुझे क्या बनना है, ये सोच मेरी होनी चाहिए, है ना, और उनकी भावनाओं को भी सम्मान करना था। मैं वहाँ से फिर लगा कि एक बेसिक होता है ना, अगर आपके दिल में इच्छा अगर कोई कहे कि ये बनना है तो आपके अवचेतन मन में वो रहता है कि मुझे ये बनना था, नहीं बन पाया। तो मुझे ये लगता था कि बाबूजी की इच्छा थी कि मैं आईआईटी या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढूं, तो मुझे लगा कि वो जो है शौक पूरा करना चाहिए। तो फिर मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया और गेट को स्कोर करने के बाद फिर आईआईटी दिल्ली में मैंने पीएचडी में नामांकन लिया। रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ पीएचडी में, और पीएचडी शायद मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला था और मेरी छुपी हुई जो प्रतिभा थी वो लोगों के समक्ष आने वाली थी। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे उसमें? बिल्कुल क्या? सर कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ घूमने के लिए कभी आपने कॉलेज बंक किया? हाँ, कॉलेज बंक किए थे हम। बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि उस समय बाबूजी ना सेंट जेवियर्स कॉलेज में थे तो 45 रुपया देते थे। वो गिन कर देते थे कि जो है मतलब जो कॉलेज खुला हुआ है 1 मंथ में तो कितना दिन तुम बस पे चढ़ोगे और आओ जाओगे। और उस समय ना बस बहुत कम चलती थी, तो हम लोग जो है अगर अंदर बैठ गए बस के अंदर तो भाड़ा कुछ अधिक लगता था और बस के छत पर बैठ गए तो भाड़ा कम लगता था। तो जैसे आपके देखिए मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब जो आपके अंदर भावना वही भावना हमारे अंदर भी थी, ठीक है। कोई आइडियल तो होता नहीं है, कोई ईश्वर तो होता नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आइडियल हूँ तो मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, नहीं। तो मैं ना बस के छत पर बैठ जाते थे, कुछ पैसा बचा लेते थे और उसके बाद कभी कभी क्या होता था ना कि सिनेमा हॉल चले जाते थे। अब सिनेमा हॉल में बालकोनी में बैठेंगे तो पैसा अधिक लगेगा, तो फ्रंट स्टॉल में एकदम जो है एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो है सिनेमा देखते थे। गजब का समाजवाद था। जैसे सबसे जब स्क्रीन पे कुछ भी आता था तो उसके बाद जो कमेंट सुनकर दिल खुश हो जाता था, ऐसा लगता था कि लोग आत्मसात कर लिया, जुड़ गए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि केमिस्ट्री का मेरा एक लैब था और हम चले गए थे सिनेमा देखने के लिए विद्यार्थियों के साथ। उसके बाद दूसरे दिन आए तो प्रोफेसर ने कहा कि अब कहाँ पे थे?
तो मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया, मुस्कुराया तो नाराज़ हो गए, बोले कि पेरेंट्स को बुलाओ। हम बोले सर पेरेंट्स के पास वक्त नहीं है सर, एचईसी में नौकरी करते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाएगी। उसके बाद जो है मुझे याद है कि ये घटना जो है बाबूजी को मालूम चला। फिर बाबूजी उस समय, चूँकि हम उस समय सेंट लुइस कॉलेज रांची में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो बाबूजी डांटे नहीं, समझाए कि देखो अब तुम जो है ना, अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी आएगी और तुम खुद अपने बारे में सोचो कि तुमने गलत किया कि सही किया। मैंने आत्मचिंतन किया, विश्लेषण किया, मुझे लगा कि मैंने जो है ये गलत किया। और भविष्य फिर आगे जाकर मैंने जो है गांधी जी की जो किताब थी माई एक्सपेरिमेंट द ट्रुथ, सत्य के साथ प्रयोग, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं नहीं, अगर जीवन में जो है गलती हर एक कोई व्यक्ति करता है, गांधी जी ने भी किया था, बाकी उस अगर वो सत्य को सामने लाइए और कैसे जो है फिर उस पर आप विजय, मतलब उसको जो है आप उससे मुक्त हो सकते। देखिए विजय प्राप्त करना गलत चीज़ है। अगर किसी चीज़ पे अगर आप वश में करते हैं, अगर कोई शेर है उसको आप उसके पास अगर करंट का जो है प्रभाव से उसको अगर आप कंट्रोल में करते हैं और फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपको खा जाएगा। तो किसी चीज़ पर ना विजय प्राप्त कीजिए, ना उसको जो अपने कंट्रोल में कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि वो जो बैड इफ़ेक्ट्स है जो उससे आप जो है निवृत्त हो जाइए, आप उससे दूर हो जाइए। तो रहा बंक करना, देखिए मैं अब गुरु हैं, शिक्षक है, अगर मैं कहूँ कि मैंने ये गलतियाँ नहीं की तो ये ऐसा नहीं होता है। स्टूडेंट्स को मैंने कहा ना, मैंने आपसे कुछ देर पहले जिक्र किया था कि जो है मैंने चेतन भगत का पढ़ा, तो उसने उन्होंने कहा था कि नेवर ट्राई टू बी सीरियस, बी सिंसियर, मतलब क्लास में थोड़ा मुस्कुराओ, बंक भी करो। इसलिए मैं अपने क्लास में स्टूडेंट से कहता हूँ यार चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, और कभी कभी अगर मन नहीं लगता है थोड़ा बाहर निकल जाओ और फिर आ जाओ। बिल्कुल सर, इसमें कोई ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कोई ये पाप चीज़ है या कोई गलत चीज़ है। सही बात है, सही बात है। तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा जी कि क्या हम लोग मिलकर बीआईटी बंद करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, ये तो हो ही नहीं सकता ना। सर ने करवाया था, चलिए देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि सर आईआईटी दिल्ली आपकी वजह से 3 दिनों तक बंद रहा जी। सर, उसके पीछे की कहानी तो क्या? मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हम आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिए तो हमारे जो गाइड थे प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी, और विपिन कुमार त्रिपाठी साहब जो है वो एक गांधीयन उनका जो थॉट था, और मैंने वैसा व्यक्तित्व तो बहुत कभी देखा है। मेरे जीवन में उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा। मेरा जीवन में आप बहुत कुछ जो देखते हैं वो उनका भी एक प्रभाव रहा। तो उस समय हमारे जो गुरुदेव, मतलब जो भौतिक गुरु प्रोफेसर वी के त्रिपाठी जो है उस समय मैरीलैंड में थे, वो गए हुए थे क्योंकि वहाँ पे 1 साल के लिए एक छुट्टी में गए थे, वहाँ पे एकेडमिक जो लीव उनका जो होता है। तो मैं उस समय जो बिल्कुल फ्री था, और उसी दौरान मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मुझे ये लगा था कि जैसे अब आईआईटी दिल्ली तो आ गए, फिर इंजीनियर वाला एक नौकरी भी चाहिए। तो मैंने उस वक्त जो है एक डीआरडीओ का इलेक्ट्रॉनिक जो है फेलोशिप स्कीम ईएफएस हुआ करता था, जिसके द्वारा जो है ऑल ओवर इंडिया से साइंटिस्ट भी का चयन होता था। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जो है, मेरा सेंटर जो है जो इंटरव्यू के लिए आईआईटी पुणे था, और उस समय जो है मैं दिल्ली से जो है ट्रेन के द्वारा वहाँ पहुँचा, और बहुत उस समय जस्ट फेलोशिप मिलता था, और उसी फेलोशिप से मेरे पास ऑप्शन था कि मैं होटल में ठहर सकते थे। मैंने पूरी रात्रि जो है स्टेशन पर बिताया, और वहाँ से जो है निवृत्त होकर जो है मॉर्निंग में मैंने बस और के द्वारा जो है अपने गंतव्य स्थान पर गया, और मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने वहाँ पे देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स थे, या तो वो इलेक्ट्रिकल के थे चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, और सबके हाथ में प्रोजेक्ट था, जैसे आपका जो प्रोजेक्ट होता है। और उस प्रोजेक्ट में जो है किसी का माइक्रो प्रोसेसर पे था, किसी का कंट्रोल सिस्टम पे था। मैं तो डर गया, मुझे लगे कहाँ हम इंजीनियर के बीच में आ गए। मात्र एक हम एमएससी फिजिक्स में किए, और मैंने स्पेस फिजिक्स में किया था एमएससी जो है, क्योंकि मुझे आत्मविश्वास था। मैंने जीवन में ना एक चीज़ रहा कि मैं कभी भी जो डेमोरलाइज नहीं हुआ, और मेरे अंदर ना आत्मविश्वास, मेरे अहम नहीं था, मेरे में घमंड नहीं था, मेरे में आत्मविश्वास रहता था। मुझे विश्वास रहता था कि मैं जो है इतना, मेरे गुरुओं ने और मेरे मेंटोर्स ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, और मेरे अंदर जो विजडम है उसके आधार पे मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो उस इंटरव्यू को मैंने फेस किया। सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू हो गया, फिर मैं अपना टीए के लिए गया। तो मैंने पूछा कि सर मेरा हो जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू 1 घंटा गया हुआ है, और आप जो है स्नैक्स, जब कमेटी मेंबर के लिए गया तो आपको भी स्नैक्स दिया गया, और आपको क्या लगा? मैंने कहा कि मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया और मैंने सबका जवाब दिया। और उसके बाद हम
HEC आ गए थे, रांची आ गए थे। अच्छा सर। और मुझे याद है कि हम नदी के किनारे जो एक पहाड़ था और उसी पर हम बैठे हुए थे, तो मेरे बाबूजी दौड़ते हुए, मतलब उतनी खुशी मैंने उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि घनश्याम 2 लेटर आया हुआ है, 1 लेटर प्रेसिडेंट की तरफ से आया हुआ है, दूसरा जो है एक IIT पुणे की तरफ से आया हुआ है। मैं घर गया, उसके बाद मैंने उसमें देखा कि एक बॉन्ड का था और एक जो है IIT पुणे की तरफ से था कि 54 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ट्रेनिंग में जो ग्रुप बना है ये फलाना फलाना ग्रुप है और आपको ट्रेनिंग में जाना है। तो फिर मुझे लगा ना, मैंने आपको आश्चर्य हो कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, तो मुझे लगा था कि इतनी कम उम्र में मुझे नौकरी मिल रही है, मैं अपने परिवार से, मतलब मेरी फैमिली जो है ना, ऐसे नहीं कि फैमिली में ना, मतलब लोग कहते हैं कि परिवार क्या होता है। फैमिली में एक बहुत, आपको एक छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक घर में एक तस्वीर लगी हुई थी, उस तस्वीर में जो है एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने मम्मी पापा से पूछा कि मम्मी पापा इस तस्वीर में दादा दादी क्यों नहीं है। तो उस पिता ने कहा कि बेटा ये हमारी फैमिली की फ़ोटो है। तो उस बच्चे ने पूछा कि पापा क्या फैमिली में दादा दादी नहीं होते हैं क्या? Yes, sir. तो एक वक्त आया कि जब वो जो माँ बाप थे वो बुजुर्ग हुए और बच्चा जब बड़ा हुआ, उसकी फैमिली आई, शादी हुआ, बच्चे हुए, तो एक बार माँ बाप उसके घर में विजिट किए और पिता ने पूछा कि बेटा ये तुम्हारे जो तुम्हारी फ़ोटो, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे की तस्वीर में हम और तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आ रहे। नजर नहीं आ रहे। तो बेटा ने कहा कि पापा आपने कहा था ना कि ये फैमिली, और फैमिली में दादा दादी नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी तस्वीर नहीं रखी। मेरा परिवार में केवल जो है मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नहीं हो, तो बाद में हुआ ना, बिल्कुल सर। मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरा बहन, अन्य लोग, मतलब ये मेरी एक कमजोरी रही, मतलब इसको कहते हैं होम सिकनेस जो आप बात करते हैं, मेरी हमेशा कमी रही। और मुझे लगा कि इतनी जल्दी मैं नौकरी में चला जाऊंगा, मेरा घर छूट जाएगा। और आपको आश्चर्य हुआ कि मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। ये कोई साइंटिस्ट भी की नौकरी लगे जस्ट MSc करने के बाद, कोई नहीं छोड़ेगा। आजकल बच्चों को हम देखते हैं कि नौकरी भगवान से बढ़कर हो गया हुआ है। सही बात है सर। और उसी वक्त मैंने फिर जो है इसका ONGC का जियोफिजिसिस्ट का था, मैंने उस परीक्षा को क्वालिफाई किया और उसको भी छोड़ दिया। मेरे पिता बोले कि क्या करेगा, IAS बना नहीं, इंजीनियर बना नहीं, IAS बना नहीं, नौकरी भी छोड़ दिया। उसी दौरान जो है हमारे गाइड अमेरिका में थे और हमारा एक मित्र था, हम लोग, मैं विंध्याचल हॉस्टल में उस रहता था और हमारे एक मित्र थे, वो केरल के रहने वाले थे। और थिन फिल्म लैब जो केएल चोपड़ा साहब जो IIT खड़गपुर के बाद में डायरेक्टर बने, उन्हीं का लैब था, उस लैब में काम कर रहा था। एक स्पटरिंग मशीन थी और स्पटरिंग मशीन पे जो है उनको इलेक्ट्रिक्यूटेड हो गए, वो करंट लगा और वहीं पे उनका डेथ हो गया। सब हम लोग हॉस्टल में थे, हल्ला हुआ कि एक रिसर्च स्कॉलर का डेथ हो गया। हम लोग लैब दौड़े हुए गए तो देखा गया कि लैब को जो है पानी से धो दिया गया था और उसकी बॉडी को जो है हॉस्पिटल में भेजा गया था। तो हम लोगों ने कहा कि इस रूम में ताला लगा देना चाहिए था कि किस कंडीशन में उसका डेथ हुआ, उसकी इंक्वायरी होती, होगी उसकी। तो मुझे लगा कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि जब पूरे लैब को वास कर दिया गया, एविडेंस मिटाने की कोशिश की हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम लोगों ने जो है उसके हक के लिए, क्योंकि वो गरीब परिवार से बिलोंग करता था, उसके सिस्टर्स थी, केरला का रहने वाला था, तब हम लोगों ने जो है उस एक मुद्दा बनाकर आंदोलन प्रारंभ किए। लगभग 1-2 दिन का वक्त लगा था जो है स्टूडेंट्स को कन्विंस करने में। और हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर NK पांडे, अभी वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के जो एरो डिपार्टमेंट हैं, हम लोगों ने जो है PG स्टूडेंट्स को समझाने में वक्त नहीं लगा, बाकी UG जो BTech के स्टूडेंट्स थे उनको समझाने में वक्त लगा। उन्होंने कहा कि सर क्या हो गया, मर गया तो क्या हो गया। फिर हम लोगों ने उसे समझाया कि एम्पैथी क्या होती है, सहृदयता क्या होती है, ये सारी चीज़ को जो है समझाने के बाद जो है हम लोगों ने IIT को बंद करवा दिया। उसके बाद जो है डायरेक्टर का घेराव हुआ और ये घेराव इतना ज़बरदस्त था कि स्वतः, जिसको कहते हैं स्फूर्त, जो है जो आंदोलन होता है, कि पूरी IIT 3 दिन के लिए क्लोज हो गई, एकेडमिक वर्क जीरो हो गया, कोई प्रोफेसर अपने डिपार्टमेंट नहीं जाते थे। हम लोगों ने उनसे विनम्रतापूर्वक निवेदन किया था और आपको आश्चर्य होगा कि हॉस्टल से बनकर जो है खाना जो है वो जाता था वहाँ कॉरिडोर में, जहाँ पे हम लोग धरने पर बैठे हुए थे। BOG की मीटिंग हुई और स्टूडेंट्स लेटे हुए थे, उसके ऊपर से जो है BOG के मेंबर्स गए, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। उस समय पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ गया कि IIT स्टूडेंट्स की छाती पे चढ़ के जो है BOG के मेंबर गए। फिर उसके बाद जो है एक गृह मंत्रालय, उस समय सुबोधकांत सहाय साहब जो है गृह मंत्री हुआ करते थे और उस समय जैसे होता है, कैसे आप लोग प्रशासन कहता है कि लोगों को निकाल के बाहर कर दो कॉलेज से, ऐसा उस समय सुनने को मिला। निगम साहब उस समय जो है वहाँ के डायरेक्टर थे।
सूचना मिली कि हम लोगों को जो है कहा गया कि बिहार के विद्यार्थी हैं, ये लोग डिस्टर्ब कर दिए, इनको निकाल दिया जाए। हम लोग तुरंत रात को 12 बजे जो है गृह मंत्री के घर में गए, और उस समय मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुबोध का सहाय साहब का कि उन्होंने जो है इमीडिएट जो एक्शन लिया। उन्होंने पीएस को कहा कि आप जो है डायरेक्टर आईटी को फ़ोन कीजिए, रात को 12 बजे की बात है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी बहुत सभ्य हैं, जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसको आप समझिए। उसके बाद जो है गृह मंत्रालय के द्वारा एक कमेटी, रिटायर्ड जज के अंदर में कमेटी बनाई गई। आपको आश्चर्य होगा कि उस समय दूरदर्शन से तो नहीं था, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का जो है एक, जैसे आप माइक लगाए हुए हैं और एक जैसे आप यहाँ इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, और साइमल्टेनियसली जो है डायरेक्टर चैम्बर में डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया जाता, और दोनों को जो है ऑल इंडिया रेडियो से जो प्रसारित किया जाता था। बाबूजी सुने तो बोले कि तुमको पढ़ने के लिए भेजे हैं कि ये आंदोलन करने के लिए भेजे, क्योंकि मुझे लगता था कि हम जो काम करें बहुत ही नेक कार्य है, और इसका एक मतलब दूरगामी परिवर्तन भी होने वाला था। और हम लोग जो बात करते हैं कि एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, दोनों चीज़ हुआ। और सारे प्रोफेसर ने अपने एक दिन की सैलरी दी, सारी रिसर्च स्कॉलर ने अपना जो है एक दिन का स्कॉलरशिप दिया, बीटेक के स्टूडेंट्स अपना कंट्रीब्यूट किए, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट की, और लाखों रुपया इकट्ठा हुआ। और एयर इंडिया के विमान से जो है उनको केरला भेजा गया बॉडी को। आर्थिक सहायता भी हुई, और पूरी आईआईटी जो है उन परिवार के सपोर्ट में रही। और भविष्य में जो है, जो आज आप देखते हैं कि आपका इंश्योरेंस होता है, वो वहीं से स्टार्ट हुआ था कि वहीं पे जो है बीआईटी, हर एक आईआईटी के विद्यार्थी का इंश्योरेंस किया गया। और पूरी जो व्यवस्था जो है ना, मतलब कि भविष्य में किसी को कोई इलेक्ट्रोक्यूटेड नहीं हो, उसके लिए जो हर एक लैब, हर एक बिल्डिंग, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की गई। और उसके बाद मैं डरा नहीं कभी, मुझे भय नहीं लगता था कि जब कबीर ने कहा है ना कि जब दुनिया को बदलने निकलो तो पहले अपना घर जला दो, अपने घर जला दो। बिल्कुल सर। तो मैं भी जब निकला था उस रास्ते पे, तो मुझे ये डर नहीं था कि मुझे क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, ये सब आपने कभी मुझे ईश्वर पे छोड़ दिया था ना, ईश्वर पे छोड़। उसके पहले फिर एक बता देते हैं कि 1989 में ही मैंने दीक्षा, आईआईटी के हमारे कुछ मित्र थे, शांति कुंज हरिद्वार लेकर गए हुए थे, और वहाँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो है उस समय सूक्ष्मीकरण के दौर से गुजर, किसी से मिलते नहीं थे वो। तो मैंने माता जी जो थी उनसे कहा कि मैं बिना मिले हुए नहीं जाऊँगा। तो बहुत अनुनय विनय करने के बाद जो है गुरुदेव बुलाए, और उनके चरण पर जब माथा दिए तो पूछे कि क्या मांगते हो। तो एक बेटा क्या मांगता है? मैंने कहा कि माँ बाबूजी मेरे स्वस्थ रहे, यही मांगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने लिए नहीं मांगोगे क्या? हम बोले कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप बताइए क्या बनना। तो उन्होंने कहा गुरु बनोगे, और एक फादर डी ब्रावर और एक आचार्य जी का जो शब्द निकला वो गुरु बना डाला। ये मतलब ये स्क्रिप्ट जो कहते हैं ना कि आप जन्म लिए हैं ना आप, तो जब आदमी इंसान, मुझे लगता है कि जब इंसान इस पृथ्वी पर आता है तो उसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता है कि कैसे कैसे वो क्या करना है, नहीं करना है, तो उसका स्क्रिप्ट लिखा रहता है। आप उससे जो है बाहर नहीं जा सकते। सर, जैसा कि आपने अपने जीवन के अनुभव के बारे में बताया कि आपने आईआईटीज करने के बाद भी, जबकि आपके पास ऑलरेडी एक इतना बड़ा ब्रांड था, आपने बहुत सारे जॉब छोड़ी। आपके पिताजी चाहते थे आप आईएएस ऑफिसर बने, आपने वो भी नहीं किया। आपके पिताजी चाहते थे आप इंजीनियर बने, आपने वो भी नहीं किया। आपने हमेशा अपने दिल की सुनी, जो सही था। यू फॉट फॉर द राइट कॉज। उसके लिए आपको अगर आंदोलन करना भी पड़ा तो आप हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे। सर, इन सभी के दौरान एक इनसिक्योरिटी तो सर हमेशा रहती है कि आपने जब जॉब को छोड़ दिया, जबकि वो आपको मिल रहा था, जैसे कि आज के हमारे विद्यार्थी खुद एक अनुभव करते हैं, जब उन्हें जॉब नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सर, उस सिचुएशंस को आपने कैसे झेला? बहुत ही वाजिब प्रश्न है। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जब हम आईआईटी दिल्ली से नौकरी छोड़े, उसके बाद भी चूँकि आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहे थे, और मेरा जो कार्य था वो लेज़र फ्यूज़न पे था, और उस समय यूएस में जो बहुत डिमांड था, और मेरे गाइड कहे थे कि ये साइंटिस्ट बहुत छोटी मोटी नौकरी होती है, तुम पीडीएफ के लिए यूएस चले जाओगे। तो मेरा भी ख्वाब था कि ठीक है, मैं पीडीएफ के लिए यूएस चला जाऊँगा, क्योंकि जो नियति जो है, जो लिखा हुआ रहता है ना, वो मिटता नहीं है ना। तो उसके बाद जो है 1990 में मेरी शादी हुई। आपको आश्चर्य होगा कि 1990 में मेरी शादी हुई, और जॉब छोड़, आपको आश्चर्य होगा कि आप जॉब छोड़ दिए सर, और आपकी शादी के लिए लोग कैसे आ रहे थे। तो जो हम लोग, तो किसी ने मेरी माँ को कह दिया था कि घनश्याम जो है थोड़ा सा आश्रम जाने लगा है, और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने लगा है। हमारे गाइड थे, वो ओखला विलेज की तरफ जाते थे, और हम गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते थे। तो मेरी माँ को लगा कि बच्चा कहीं साधु सन्यासी नहीं बन जाए, तो वो ना मतलब मेरे पिताजी को प्रेशर डालती थी कि इसकी शादी कर दीजिए, और मैं नहीं चाहता था। कोई नहीं चाहता है, हर एक लोग उन्मुक्त गगन में उड़ना चाहता है। तो उसी वक्त जो है मुझे याद है कि
एक मुझे सूचना मिली, एक एक मेरे हॉस्टल में एक बच्चा आया और उसने कहा कि मेरे पिताजी जो आईएएस हैं और आपके पिताजी के दोस्त हैं। तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी का आईएएस कौन दोस्त हो जाएगा भैया, वो एचएससी में नौकरी करते हैं। तो मेरी सिस्टर है ना, उसको आईएएस की तैयारी करनी है, तो आप कुछ बुक रेकमेंड कर सकते हैं क्या? हमको लगा कि अभी तो आईएएस की हम तैयारी नहीं करें तो बुक कहाँ से रेकमेंड करेंगे। हम बोले कि ठीक है हम बताते हैं। तो उसने कहा कि सर ऐसा है ना कि मुझे पानी चाहिए पीने के लिए गिलास। तो हर एक फ्लोर पे उस समय कूलर रहता था, मैं पानी लाने के लिए वहाँ पे गया और पानी लेकर आया। उसके बाद मैंने उससे, चूँकि मुझे लगा कि मेरे पिताजी का दोस्त है, तो सोच लंच का वक्त था, तो हम नीचे अपना जो हम लोग लेकर हम गए। हम बोले कि चलो खाना खा लो। खाना वाना खा लिया, उसके बाद चला गया। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि घनश्याम मुझे लग रहा है कि कोई लड़की का भाई तुमको देखने के लिए आया था। और बाद में मालूम चला कि मेरी माँ ने कहा कि अरे कोई गया होगा तुमको देखने के लिए, जो हम लोग बिहार और यूपी में होता है कि देखने के लिए लड़की वालों को विश्वास नहीं होता है, तो भाई लड़का कैसा है। बाद में मुझे मालूम चला कि वो जो मेरा जो ब्रदर इन लॉ बाद में हुआ, उसने कहा, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसने कहा कि सर, वो सर ही मुझको कहता था, जिया जी नहीं कहता, सर कहता था, सर ऐसा है ना कि आप जब पानी लेने के लिए गए तो हम आपके पूरे ड्रॉवर को, अलमीरा को सर्च कर लिए कि आप जो हम आपके अलमीरा को जाकर हॉस्टल में सर्च करते हैं कि कुछ वैसा वैसा तो नहीं है। और मुझे लगा कि फिर बाद में मैंने कहा कि अपने पिता से कि वो आईएएस हैं, एक ही बेटी है, कभी काम नहीं की होगी हैं। और उस समय मेरी जो अभी जो वाइफ हमारी है, उसका उस समय इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी हुआ था। यस सर। तो मैंने कहा कि मैं तो बेरोजगार हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, मेरी जो उस समय वुड बी वाइफ जो है, उस समय, अभी नहीं वो आईएफएस भी क्वालिफाई की है एंड वो उसने ग्रेजुएशन जो है साइंस कॉलेज से किया है। आईएएस की बेटी, इकलौती बेटी, और अच्छी फैमिली, जमींदार फैमिली लोगों का। तो मेरे जो अभी फादर इन लॉ नहीं रहे, वो भी 91 साल की अवस्था में उनका देहांत हुआ। वो चार्ज के एसडीओ भी रहे, फर्स्ट एसडीओ थे। और गुरुजी के जो अभी शिबू सोरेन साहब जो है, दिशम गुरु जो थे, उनके अनन्य मित्रों में से जो है, धनबाद में लोग जो है विनोद बिहारी महतो के घर में रहते थे जब यहाँ मजिस्ट्रेट थे, सक्सेना साहब जो उस समय डीएम थे, डीसी से। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर हम तो अभी नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, तो आप, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमको ऐसे ही ज़रूरत थी। जो लड़का अपने माँ बाप की कद्र करता है, उसकी प्रथम प्राथमिकता उसके फादर मदर हैं, वो जो है हमारी बेटी को अच्छा से रखेगा। बिल्कुल सर। और आपका जो चरित्र है उसको मैंने वेरीफाई कर लिया कि लड़का आज के ज़माने में दिल्ली में रहकर ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना कोई गलत आदत है। शादी हो गई और जीवन में शादी के बाद जो है मेरे जीवन में जो एक मेंटोर मिला, वो मेरी वाइफ रही। कभी उसने कोई जो है आकांक्षा नहीं जाहिर की, और हमको मॉनेटरी मदद करने के लिए उसने जो है डीएवी स्कूल को ज्वाइन किया। वो बीए ग्रेजुएट साइंस कॉलेज से बीएससी की, एमएससी की, बीएड की, एमएड की, पीएचडी की, एलएलबी की। मतलब मैं देखता हूँ कि हमसे पढ़ने में उसका एक भूख और उसका एक शौक, एक पैसन रहा पढ़ाई, और साथ ही साथ एक त्याग जिसको कहते हैं ना। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का आकलन सफलता का कीजिएगा तो उसके पीछे बहुतों का हाथ होता है। तो उसमें एक जो कहते हैं ना कि अनुगामनी नहीं कहेंगे, सधर्मणी, जो साथ साथ चलती है ना, अनुगामनी तो पीछे चलती है। बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी वाइफ का, जो मेरे सुख और दुख में जो है साथ दी। आपने कहा ना कि असुरक्षा के बारे में, तो जब मैं पीएचडी कर लिया, पहले असुरक्षा नहीं थी उस समय, तो एकदम जिसको कहते हैं ना कि बहता हुआ रमता जोगी बहता पानी, वही थे। कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल रहा था। स्कॉलरशिप के बाद स्कॉलरशिप बंद हुआ तो फिर आईआईटी दिल्ली में प्रोजेक्ट में SSO 2 हो गए, घर मिल गया था, पैसा मिल रहा था, कोई चिंता नहीं थी। जब पीएचडी हो गया तो मेरे गाइड ने कहा था कि घनश्याम तुम कुछ करोगे, नौकरी करोगे, तब न तुम अपने माँ बाप, भाई बहन और वाइफ, और उस समय 91 में मेरी एक बेटियां हो गई थी। जब बेटी अब तो नौकरी करी, उसका एक बेटा भी है। तो मुझे लगा कि अब असुरक्षा लगी थी कि शादी तो कर लिए थे, जिम्मेदारी मिल गई थी। जिम्मेवारी जो है ना, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि राज साहब, उसके बाद हम लगा कि कुछ करना चाहिए। तो आपको आश्चर्य होगा कि
गांधी जी की मैंने कहा ना कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जीवन में कोई चीज़ छुपाइए नहीं। अगर कोई आप छुपाते हैं और वो चीज़ बाहर आती है तो फिर वो बड़ा एक कांटे की तरह जो है वो दंश मारती है, मतलब आपको जो है चुभेगी जीवन में। उस समय मैंने जो है टीचर के लिए इंटरव्यू दिया, टीचर के लिए, सेंट्रल स्कूल में। अब सोच सकते हैं कि कभी हम सोचे नहीं थे कि हम किसी केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक के लिए इंटरव्यू देंगे, और उसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, केपलर्स लॉ। और आप सोचिए कि जो लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी, वो केपलर्स लॉ नहीं बता पाता। तो मुझे लगा था कि ये जो ज्ञान उस समय मेरे दिमाग से ओझल हो गया था, अचानक हम जो है शून्य हो गए थे। ईश्वर नहीं चाहते थे कि हम जो है वहाँ पे, चाहे मेरे लिए तो कुछ और लिखा हुआ था। बिल्कुल सर। और जब रिजल्ट आया तो मैं बहुत ही उदास हुआ। मैं कहा कि मैं एक टीचर भी नहीं बन सकता हूँ। मुझे लगा, पहली बार लगा कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी वाइफ नौकरी ज्वाइन कर ली थी, और वो हमेशा कहती थी कि हम जिस समाज से आते हैं वहाँ पे अगर आप बेटी की शादी के लिए जाइएगा तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि हम मुफ्त में करते हैं। लोग कंडीशन लगाए, फिर आप ईमानदार आदमी अब कहाँ से लाइएगा। तो उसने नौकरी की, और वो मुझे लगता था कि मेरी पत्नी मेरे लिए इतना कष्ट कर रही है और मैं मतलब रमता जोगी बहता पानी हूँ, मेरी जिम्मेवारी क्या है, क्या जवाबदेही परिवार के प्रति। और मैंने जो है ठाना कि थोड़ा सा गंभीरता होनी चाहिए, है ना, ठहराव, थोड़ा ठहराव ले आए। और उसकी कृपा थी और विवेक था ही, ज्ञान भी था, विवेक भी था। तो मुझे याद है कि जब आईआईटी दिल्ली में थे तभी यूपी पीसीएस के थ्रू, लोक सेवाएं उत्तर प्रदेश के थ्रू, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में व्याख्याता, उस समय जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर, उस समय व्याख्याता कहा जाता था, पद जो है एडवर्टाइज हुआ था। और साथ ही साथ जो है बीपीएससी के थ्रू बीआईटी सिंदरी के लिए जो है एक पद जो है सहायक प्राध्यापक का जो है, वो उस समय जो विज्ञापन आया था, हम अप्लाई कर दिए थे। अप्लाई करने के बाद जो है यूपी में गए, वहाँ पीसीएस में इंटरव्यू दिए और मेरा सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन के पहले ना हमारे एक मित्र थे पंत साहब, वो अभी मध्य प्रदेश में इंदौर में है, है ना, कैट एक जगह है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो बीआरसी का यूनिट है, वहाँ पे भी साइंटिस्ट है। तो वो रिसर्च कर रहे थे हमारे गाइड के अंदर में। तो वो ना खबर किए रांची में, हम रांची में थे, कि सर आपका एक पोस्ट कार्ड आया हुआ है यूपी पीसीएस के थ्रू, आपका डिग्री वेरिफिकेशन का है। तो मुझे याद आया कि एमएससी की डिग्री थी, पीएचडी की सब डिग्री थी, केवल मेरे पास डिग्री नहीं था तो बीएससी का था, रांची यूनिवर्सिटी का। हम तुरंत रांची यूनिवर्सिटी से गए, दौड़े दौड़े डिग्री बनवाए और ट्रेन पकड़े और इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में जो पीसीएस कार्यालय गए तो मालूम चला कि मेरा जो है नाम को जो है अनुशंसा किया गया है इसके लिए। उसके बाद फिर जो है, चूँकि सचिवालय जो है लखनऊ में था, वहाँ हुआ, फिर मेडिकल हुआ, फिर उसके बाद मेरी प्रथम पोस्टिंग जो है वो यहाँ पे हुई, एक इलाहाबाद और बनारस के बीच में जगह है गोपीगंज। मिर्ज़ापुर का नाम आपने सुना है कि नहीं? आजकल तो आप जो है मिर्ज़ापुर सब जानते हैं कि मिर्ज़ापुर जो है, जो मीडिया के द्वारा परोसा गया वो गलत सेंस में परोसा गया, क्राइम के सेंस में नहीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मिर्ज़ापुर में जो है एक भदोही जो जगह है, भदोही डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ कालीन का व्यापार होता है। और मैं करीब मैं बात कर रहा हूँ 85, 87, 95 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं वहाँ ज्वाइन किया था। मैंने भदोही में जो आलीशान बिल्डिंगें देखी और जो है बड़ी बड़ी जो है उस समय मैंने आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त जो है कार देखी, तो मुझे लगा कि वो बड़े बड़े मेट्रोज में उपलब्ध नहीं थी। तब वहाँ पे कालीन इंडस्ट्री, आपने कालीन का नाम सुना होगा, मतलब कालीन जो है 100 रुपये से लेकर जो है 1 करोड़ तक की कालीन जो है वहाँ से बनती थी, जो वहाँ पे जो है। तो मेरी प्रथम पोस्टिंग जो है ज्ञानपुर नाम था, वो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर, जो बहुत ही पुराना कॉलेज, बड़े बड़े लोग वहाँ से पढ़कर निकले, मतलब जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। वहाँ से मतलब मैंने अपने कैरियर 95 से स्टार्ट किया, 97 तक वहाँ रहा। फिर उसके बाद जो है उस समय जब अप्लाई किया था, मुझे लगा कि थोड़ा परिवार के नज़दीक होना चाहिए, तो थोड़ा, भाई बीबी रहती थी पटना में, तो मैं सोचा कि पटना आ जाऊँ। उसके बाद पटना के लिए मैंने अप्लाई किया बीपीएससी के थ्रू, सिंगल पोस्ट किया, और मैंने जहाँ अप्लाई किया सिंगल पोस्ट के अगेंस्ट किया है। और ईश्वर के आशीर्वाद से जो है मतलब फिर बीपीएससी से मेरा जो है नाम जो है अनुशंसित हुआ और बीआईटी सिंदरी के लिए,
है ना। और बीआईटी सिंदरी में ज्वाइन जब तक से नाम अनुशंसित होता उसके पहले जो है मगध विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वैकेंसी निकली थी, उसमें मेरा जो है सिलेक्शन हुआ। और ठीक पटना में से दूर बाढ़ एक जगह है, बाढ़ का आपने नाम सुना होगा, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। तो ट्रेन से आते जाते थे, मेरी बेटी ने कहा कि पापा आप एक टिपिकल क्लर्क की तरह लगते हैं, रोज़ आते जाते हो बैग लेकर, जो है आप अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा वक्त लगा, फिर यहाँ पे जो है मेरा बीआईटी सिंदरी, तो अंत में जो है मैं बीआईटी सिंदरी में यहाँ पर आया। और जैसे आप कहते हैं ना कि मतलब नौकरी की बरसात हो गई। मतलब जो 1 साल का वक्त था, शायद ईश्वर ने कहा था कि नहीं तुम सेंट्रल स्कूल के लिए नहीं बने हो, और उस साल के बाद एक विंडफॉल हुआ, एक बरसात हुई नौकरी की, मुझे 6-7 नौकरी मिली। मैं जहाँ इंटरव्यू देता था मेरा सिलेक्शन हो जाता था। शायद जो है जो प्रारब्ध जिसको कहते हैं, और जो नियति थी वो मुझे तैयार कर रही थी कि तुमको वैसे जगह लेकर जाना है जहाँ पे कालांतर में जो है तुमको एक ऐसे यूनिट का हेड बनना है जहाँ से तुम जो अनुभव प्राप्त कर रहे हो सेल्फ कॉन्फिडेंस का या अदर स्किल का, कम्युनिकेशन स्किल का, और हाउ टू फेस द इंटरव्यू, आत्मविश्वास का, जो विद्यार्थियों को तुमको जो है उसको बीजारोपण करना है। तो ये जो है मुझे लगा कि ट्रेनिंग जो है हमको ईश्वर के द्वारा जो है दिया गया, ये सारा जो मैं उसी का पार्ट मानता हूँ। नियति का सब लिखा हुआ, नियति में लिखा हुआ था। और मैं यहाँ पर आया और आपको एहसास होगा कि यहाँ पे मैंने जो है जब ज्वाइन किया 97 में, तो उस समय आर्यन सिंह साहब यहाँ पे डायरेक्टर हुआ करते थे, और इसके इतिहास को पुनर्लेखन किया जा रहा था। बीआईटी सिंदरी अपनी ग्लोरी, जो खोई हुई जो इसकी ग्लोरी थी, जो इसकी विरासत थी, उसको फिर से लौटाया जा रहा था। और आर्यन सिंह का ही साहब का देन रहा कि बीआईटी सिंदरी जो आप इस रूप में देख रहे हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने जो है जो बीआईटी सिंदरी उस समय डिस्टर्ब हो चुका था उसको सही रास्ते पर लेकर आए। और हमको यंग साइंटिस्ट कहते थे, मैं उस समय बिल्कुल यंग था। डायरेक्टर्स रेजिडेंस में शायद कोई सीनियर प्रोफेसर्स नहीं जा पाते थे, वो बुलाते थे मुझे और मेरी पत्नी को, और वहाँ पे मुझे और मेरी पत्नी को जो है जो मान सम्मान मिला जो एक बेटे और एक पुत्रवधू को मिलता है, बहुत मानते थे, अपने हाथ से खाना खिलाते थे। और उस समय बीआईटी सिंदरी में डायरेक्टर्स चैम्बर में एक हम ही थे जो सीनियर प्रोफेसर के साथ जिनको अलाउ किया गया था बैठने के लिए। और बीआईटी सिंदरी का ब्रांडिंग का काम जो था मुझे ही सौंपा गया। मुझे याद है कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेट होना था, और उस समय के जो मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर राजेंद्र राय, कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रिका राय, डायरेक्टर जो थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है भरतभूषण प्रसाद, उनको लाने की जिम्मेवारी मुझे दी गई थी। और जो उस समय जो है अभी इस तरह का चैनल नहीं हुआ करता था, उस समय दूरदर्शन हुआ करता था, कार्यक्रम यहाँ होता था रात को, और पूरा सीडी कैसेट लेकर मैं जाता था पटना, और दूरदर्शन से जो है मतलब कार्यक्रम प्रसारित होता था। तो विजिबिलिटी का मैंने मतलब समझा था। मेरे लिए सारी चीज़ें जो है एक क्या कहते हैं कि मेरे लिए एक सतह जो है एक उर्वरा भूमि तैयार की जा रही थी कि मुझे आगे भविष्य में क्या करना है। और मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई मैंने उसका निर्वहन किया। और उस समय बिल्डिंग सेक्रेटरी, एनर्जी सेक्रेटरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी को लाने की जिम्मेवारी मुझे भी दी गई थी। और उसके बाद जो है शिवजी सिंह यहाँ के डायरेक्टर बने, और उनके कार्यकाल में भी मुझे बहुत मौका मिला। और जो यहाँ पे कलाम साहब का जो बाद में हमारे माननीय राष्ट्रपति बने, राष्ट्राध्यक्ष बने, उनको बुलाने के लिए भी जो है मुझे ही जिम्मेवारी दी गई थी। उनके स्वागत सत्कार का जो है पूरा का पूरा जो जिम्मेवारी जो है मुझे ही दी गई थी। और ये मेरे लिए सौभाग्य का रहा कि मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी मैं उसमें खरा उतरता था, कभी भी पीछे नहीं हटा। मैंने कभी, मेरे डिक्शनरी में ना शब्द नहीं है। और उसके बाद का जीवन जो है शायद आप पूछना चाहेंगे तो उसके पहले पृष्ठभूमि में बता देता हूँ कि उसके बाद जितने भी डायरेक्टर आए सबसे प्यार मोहब्बत मिला। और कहते हैं कि इतिहास दोहराया जाता है, मेरा भांजा भी यहीं से पढ़ा, उसकी वाइफ भी यहीं से पढ़ी। और कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। फिर इसी जगह का मुझे इंचार्ज बनना था बाद में। मुझे याद है कि जब 2000 उसके बाद मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर कमीशन से बना, 2010 में यहाँ प्रोफेसर हो गया। मतलब अभी आज के डेट में मैं वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ। डायरेक्टर साहब के बाद मैं ही सीनियर हूँ यहाँ पे।
डीके सिंह साहब यहीं पे विद्यार्थी रहे, यहीं से उन्होंने एमटेक किया, यहीं से उन्होंने पीएचडी किया एनआईटी में, फिर यहीं पे अध्यापन कार्य प्रारंभ किया, फिर एनआईटी वो पटना चले गए एज ए प्रोफेसर। लौट कर आए, जिस दिन उनको ज्वाइन करना था, मुझे याद है कि मैं कॉरिडोर से गुजर रहा था और उनकी कार आकर लगी और वो उतरे और मुझे देख कर बोले, घनश्याम जी इधर आइए। हम बोले सर नमस्कार सर, स्वागत है बीआईटी सिंदरी में आपका पुनः। तो उन्होंने कहा घनश्याम जी मैं आपको एक जिम्मेवारी देना चाहता हूँ। और बोले सर मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो ऑफिस है उसका प्रोफेसर इंचार्ज बनाते हैं आज से। मुझे एक स्मार्ट बंदा चाहिए, मतलब कॉरपोरेट जिसमें लुक हो। मैं मुस्कुराया और मुझे याद है कि उसी दिन नोटिफाई उन्होंने किया। और इसके साथ का जो बगल वाला रूम है, इसके बगल में आप देखे होंगे कि पहले वही जो है एक रूम था टीपीओ का। मैं उस रूम में प्रवेश किया तो मुझे लगा कि मैं कहाँ घुस गया, एक स्टोर रूम में घुस गया हूँ। बड़ा मतलब जो कहते हैं ना कि एस्थेटिक लुक मुझे नहीं लगा, मतलब कॉरपोरेट लुक, एस्थेटिक लुक कहिए, मतलब एक दिव्य अनुभूति नहीं हुई। मैंने देखा कि एक विद्यार्थी जो है, अभी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वीआईपी चेयर लगा हुआ है, उस पे वो झूल रहा था, स्विंग कर रहा था। तो मैंने पूछा कि आपका परिचय, तो उसने कहा कि सर मेरा नाम जो है सुमंतो मजुमदार है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हूँ। आपने मुझे ईएमएफ पढ़ाया है 5th सेमेस्टर में और मुझे सर पीपीओ मिला टाटा स्टील में। तो मैंने कहा कि आज से तुम मेरा जो है स्पॉक हो गए, तो मेरे सीनियर कोऑर्डिनेटर हो गए। और मैंने पूछा कि आज के डेट में कितना प्लेसमेंट हो। उन्होंने कहा कि आज के डेट में फरवरी का जो महीना था, उन्होंने कहा कि मात्र 70 जो है प्लेसमेंट हुआ है। मुझे जोर का धक्का धीरे से लगा, ठीक है, जोर का धक्का धीरे से। उस टाइम में बस 70 मात्र 70 हुआ था। और उस समय जो है मतलब जो रिसेशन पीरियड चल रहा था, उस समय आर्थिक मंदी का दौर था, 2008 का। तो वो बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए एक बिल्कुल वो चैलेंज का वक्त था। और मैंने जो है, देखिए मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम। मतलब जो हमारा तंत्र, ऐसा मान लीजिए आपका जो स्नायु तंत्र है, नर्वस सिस्टम है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप क्या उसको चेंज कर दीजिएगा? नहीं चेंज कर सकते हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता था कि यू कैन नॉट चेंज द सिस्टम। आप किसी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं, हमको उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो बट वी कैन चेंज द मैनेजमेंट। हम जो प्रबंधन है उसको उसमें परिवर्तन कर जो है गुणात्मक, नॉट द क्वांटिटी बट द क्वालिटेटिव, है ना। एंड वी कैन ऑप्टिमाइज द सिस्टम, मतलब वी कैन यूज द मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम टाइम टू गिव द बेस्ट रिजल्ट। मैंने वही किया कि जो उस समय उपलब्ध रिसोर्सेज था या जो विद्यार्थी थे, मैंने एक अलग तरीके से, जैसे आप आगे आप कुछ प्रश्न पूछेंगे सब एंटरप्रेन्योर और इस उद्यमी का, तो जो आउट ऑफ द बॉक्स जो है मैंने जाकर सोचा, मैंने कुछ दूसरों से अलग हटकर, मुझे लगा कि जो भी संसाधन उपलब्ध है, मैं एक उस समय तत्काल जो है मैं कोई संसाधन को क्रिएट नहीं कर सकता, तो मैं रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं कर सकता था। मेरे पास जो भी कोऑर्डिनेटर्स अवेलेबल थे, मेरे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, मैंने मिनिमम को यूज़ किया मैक्सिमम टाइम, है ना। और मेरा रिजल्ट जो है बढ़िया होने लगा। उस समय मैंने 70 को 2 महीना में 230 लेकर गए और बड़ा चैलेंजिंग था यार वो। उसी समय जो है एक हमारे, आपके जानते हैं, मतलब मैं कहना चाहूँगा आपको कि बीआईटी सिंदरी में जो कहा जाता है कि सेकंड टू नन, और सेकंड टू नन जो है ना, मतलब अद्वितीय, और उसको हम कह सकते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति कहते हैं ना। तो हम कहते हैं कि अगर कहीं भी अगर फूल फेंका जाए ना, तो किसी न किसी बीआईटीएन के माथे पर गिरेगा। हाँ सर। और हम अगर ये आप, मैं हमेशा बीआईटी सिंदरी को आर्यन सिंह साहब माँ कहते थे कि मदर बीआईटी। और माँ के जो यहाँ पे मस्तिष्क पे जो एक मुकुट लगा हुआ है, तो मुकुट में आप जैसे जो है अनगिनत जो है उस पर मोती जो है, माणिक जो है जड़े हुए हैं। बाकी बीआईटी सिंदरी में ना, मतलब हम माणिक की बात नहीं करते हैं, मोती की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कोहिनूर की बात करते हैं। मतलब बीआईटी सिंदरी, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो माँ है, इतनी समृद्ध, मतलब समृद्धि है यहाँ पे, और कि इसके जो मुकुट है, उस मुकुट पे अनगिनत जो है माणिक के नहीं, जो है कोहिनूर जड़े हुए हैं। उसी में से एक कोहिनूर थे झा साहब, जो उस समय इसके एनटीपीसी के टेक्निकल डायरेक्टर थे, और वो आए हुए थे। और C51 जो उस समय आप शायद अभी जो आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ आर्ट, वो नहीं था उस समय। जो है एक क्लासरूम था गैलरी वाला, तो मैंने उन्हें लकड़ी की कुर्सी पर बैठाया,
तो उन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित किया। उसके बाद उन्होंने कहा घनश्याम जी, बोले सर, और मेरी विशेषता है कि चाहे आप हमसे कोई जूनियर है कोई सीनियर है, मैं उनको सर कहता हूँ। मैं कभी भी किसी मेरा विद्यार्थी अगर यहाँ से पढ़ कर निकलता है और फिर आता है तो मैं उसको सर कहता हूँ, तुम, और उसके नाम से नहीं पुकारता हूँ। लोग कहते हैं क्यों, हम बोलते हैं कि सर मतलब महाशय होता है, ये हमारा संस्कार है, वैल्यू है, बीआईटी सिंदरी का वैल्यू है, ये यूएसपी है ना, गुड। तो उन्होंने कहा कि आप लकड़ी की कुर्सी पर बैठा दिए घनश्याम जी। मैं तुरंत जो है डायरेक्टर के पास गया। उस समय हमारे जो डायरेक्टर डीके सिंह साहब, और डीके सिंह साहब ने कहा था कि घनश्याम जी जो है आप जो कहिएगा वही होगा, आप जो मांगिएगा मिलेगा। मैं कहा कि सर बड़ा मतलब ये अपमान लगा मुझे, मेरे जो अतिथि थे उनको अपमानित होना पड़ा लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर। जो है मैं चाहता हूँ कि जो है स्टेट ऑफ आर्ट जो है ऑडिटोरियम रहे, कॉन्फ्रेंस हॉल रहे, हमारा कॉरपोरेट लुक रहे प्लेसमेंट सेल का। तो क्या चाहते हैं हम बोले सर हमको ना आप कॉलेज का विरोध तो जरूर होगा, मुझको 3 जो है मतलब आप देखे होंगे कि कृष्ण भगवान जब अर्जुन को दुर्योधन को समझाने गए, जो इसमें कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें जब गए समझाने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा है कि मुझे 10 मतलब मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमको 10-12 गाँव दे दो, 10-12 गाँव दे दो, है ना, बस इतना ही हम तुमसे मांगते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर हमको ना बहुत कुछ नहीं चाहिए, हमको 3 कॉन्फ्रेंस हॉल दे दी स्टेट ऑफ आर्ट। तो आईओ बने हम, और विद इन 6 मंथ में जो है C51, A26 और A27 मैंने स्टेट ऑफ आर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया। बना नहीं दिया, हम लोगों ने क्रिएट किया। अगर मैं कहूँ कि मैंने बना दिया तो ये मेरा अहम होगा। बिल्कुल सर। मैं हम लोगों ने क्रिएट किया। बिल्कुल सर, मिलकर बनाया। बिल्कुल सर। तो इसलिए मैंने कहा कि मतलब हमारे अंदर जो एक डिमेरिट है कि हम कुछ भी होता है तो हम सिस्टम को जो है दोष देते हैं कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है। पर यार वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सर। मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका एक अभिन्न अंग है सर। हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम सिस्टम में जो है बदलाव भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसी सिस्टम में रहते हुए हम बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। सर जैसा कि बहुत कुछ सर आपसे जानने को मिला, एंड बीआईटी का जो हिस्ट्री था, कैसे आपने उन सारे चैलेंजेस को आपने फेस किया, एंड द बीआईटी दैट विल लुक टुडे, हाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड विथ योर हेल्प, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू बट बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल दैट has actually joined BIT. Right. And sir, after that, we just wanted to know that, sir, in India right now, in this modern and fascinating world, there is a trend going on that everyone wanted to be the entrepreneur or the founder of the next $1 billion startup of India, rather than opting job. Right. So if you're a student who is in 20s age, so how he should choose that what he or she should opt for, whether he should start a business or a startup, or whether he should first go for a job and then learn that how the system actually works, how the corporate world actually works, and then use that knowledge to start their startup or a business. Right. ये देखिए, मैंने जब हम TPO में प्रोफेसर इंचार्ज हुए, तो मैं कहा था ना कि लर्निंग मोड में रहने के लिए, मतलब हाउ टू एक्वायर द नॉलेज, मतलब लर्निंग, मतलब जो कहते हैं ना कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड दैट इज नथिंग बट हाउ टू एक्वायर द नॉलेज। तो मैंने जो है ना पहले मैंने सीखना चाहा कि आखिर क्या कारण है कि इस आर्थिक मंदी में हम बच्चों को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो है प्रयास किया, मतलब फीडबैक लिया, क्योंकि हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, हमारे जो इंडस्ट्री है, हमारे जो एलुमनाई हैं, पेरेंट्स हैं, आप हुए, फैकल्टी हुई, तो मैंने अनुभव किया कि देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द एकेडमिया एंड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यहाँ है और एकेडमिया यहाँ पर है ना, इनका एक्सपेक्टेशन यहाँ है ना, इंडस्ट्री उनको चाहिए वो हम लोग दे। बिल्कुल हम इंडस्ट्री 4 की बात 15 साल पहले से कर रहे हैं और आज भी इंडस्ट्री 4 की बात कर रहे हैं। ऑटोमेशन की बात हम याद है कि आईटी दिल्ली में जब हम 85 में गए थे तो उस समय वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती थी, रिसर्च होता था। आज भी हम यहाँ पे आज सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो गैप उसको ब्रिज कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसके लिए करिकुलम गैप एनालिसिस होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपका जो करिकुलम का जो पार्ट है और इंडस्ट्री का जो नीड है उसमें कितना गैप है ना। आप अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री जो है, आप इंडस्ट्री के नियम के अनुसार आप जो है
पढ़ रहे हैं कि नहीं, रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो इंडस्ट्री को एप्लीकेशन के तौर पे आप जो प्रोडक्ट बनाइएगा, अपना जो आप जो अभी देखिए हम लोग का जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है वो टीका स्टार्टिंग ही होता है रिमेंबरिंग से, अंडरस्टैंडिंग से, फिर एप्लीकेशन से, फिर एनालिसिस से, फिर उसके बाद इवैल्यूएट एंड देन क्रिएट, ये होता है। यस सर। तो आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको आखिर यूज़ कौन करेगा? यूज़र कौन? इंडस्ट्री यूज़र है। बिल्कुल सर। यूज़र है। और हर एक जगह क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब फ्रॉम बॉटम टू Top टॉप। level. इज इट क्लियर? Yes, sir. और हर एक जगह बात होती है कि हाउ टू ब्रिंग क्वालिटी इन लीडरशिप। Leadership. अब बात करते हैं हाउ टू ब्रिंग क्वालिटी इन द वर्क फोर्स, हाउ टू ब्रिंग क्वालिटी इन द प्रोसेस। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्योंकि जब आप बीटेक पढ़कर निकलते हो, है ना, पढ़कर फिर जाते हो किसी कंपनी में, वहाँ पर या तो हम जाते हैं किसी कोर कंपनी में या किसी आईटी कंपनी में। आईटी में भी दो तरह का, एक सर्विस सेक्टर है और एक प्रोडक्ट बेस्ड है, जहाँ सॉफ्टवेयर जो है डेवलपर इंजीनियर्स काम करते हैं। तो हर एक जगह हमको जो है मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक चीज़ होता है ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के बाद होता है मार्केटिंग। ये प्रक्रिया है ना। और किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू जो है क्वालिटी पर डिपेंड करता है, और क्वालिटी एक प्रोसेस पे है जिसमें आप जब बात करते हो, सिक्स सिग्मा की बात करते हो, काइज़न की बात करते हो। तो मुझे ये लगा कि कहाँ कमी है। तो मैंने पहला देखा कि बीआईटी, चूँकि बीआईटी सिंदरी में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं वो जो है हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जैक बोर्ड से आते हैं। yes, तो वहाँ पे उनका जो है जो पारिवारिक पृष्ठभूमि हुई या जिस स्कूल में पढ़े, तो उनका जो है मतलब जिसको हम लोग कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग जो है, जो तीन चार चीज़ें मैंने स्किल, वो तो हम लोग पहले से अनुभूति थी, बाद में उसको मैंने एक शब्द के रूप में जाना। मैंने देखा कि हम बच्चे जो हमारे सही समय पर सही निर्णय नहीं कर पाते, उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, उनके पास जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, जो हर एक इंजीनियर्स के पास जो टेक्निकल नॉलेज एक्वायर कर रहा है, या हर एक विद्यार्थी के, हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और योर क्रिटिकल थिंकिंग। कम्युनिकेशन स्किल का उनके पास सख्त अभाव था। मेरा बच्चा तो अंग्रेजी बोलना तो छोड़िए, वो मतलब हिंदी खोटी किसी भी भाषा में अपने भावनाओं के व्यक्त नहीं कर पाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। और आप जानते हो कि कोई भी पहला स्क्रीनिंग के बाद, टेक्निकल एप्टीट्यूड के बाद, जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट के बाद जो है, उसके बाद मॉक जीडी है, इंटरव्यू है, वहाँ जहाँ इसका स्क्रीनिंग होता है। अब आपके पास नॉलेज बहुत अधिक है और उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना। और कहा जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, इफेक्टिव है, प्रभावी है। हम लोग कहते हैं जैसे आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, तो हमको तो एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा ना, आपकी हर एक चीज़ को सुनना पड़ेगा। जब तक से हम हर एक चीज़ को सुनेंगे नहीं, तब तक से हम जो है एक प्रभावी जो है जवाब नहीं सुनने को मिलेगा। तो ये बच्चों में कमी थी और हमको वर्कआउट करना था। तो मैंने जो है सोचा कि अगर हम फैकल्टी का यूज़ लेते हैं तो फैकल्टी के अंदर एटीट्यूड आ सकता है, नहीं जूनियर सीनियर। तो मैंने एक टीम बनाई, मतलब 40 स्टूडेंट्स का, हर एक ब्रांच से एक इलेक्शन, देन सेलेक्शन। पहले हम इलेक्ट करवाते थे कि उस टीम में वही बच्चा आए जो बच्चे के पास जो है इंटरपर्सनल स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो दूसरों के लिए जीना चाहता है ना। फिर उनका इंटरव्यू हम लेते थे, उसके बाद उनको सेलेक्ट करते थे। मैंने 40 स्टूडेंट्स की अपनी जो है एक रोबस्ट टीम बनाई। आपके सर सुपर 40? हाँ, सुपर 40 हमारे जो है। और फिर मैंने जो है कोर टीम बनाया। कोर में जैसे मैं हुआ, मेरे बाद एक, जैसे आप देखते हैं स्पॉक जो मेरा है, उसके बाद और 5 लोग हुए, उसके बाद ऐसे मतलब ब्रांच वाइज जो है, और मैंने काम करना स्टार्ट किया। और हमने अपना एफर्ट लगाया, जो इस सारे स्किल का प्रयोग किया मैंने जो है। और ये मतलब इतिहास हुआ कि ये संख्या 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, जिस समय जो है पूरी दुनिया जो है कोरोना से लड़ रही थी, मतलब पूरा जो है आर्थिक तंत्र ध्वस्त हो चुका था, रिसेशन पीरियड उस समय बिल्कुल था, और लोग, कोई फैक्ट्री खुल नहीं रही थी, दुनिया कह रही थी कि नौकरी नहीं है। उस समय मैंने जो है नौकरी की बरसात की, और लगभग 1 स्टूडेंट 1 जॉब मोर देन 650 गया, मल्टीपल जॉब ऑफर मोर देन 900 गया। और विश्व की जितनी भी नामी गिरामी कंपनी थी, कभी हमारे बच्चे सोचे थे कि अमेजन आएगी, कभी हमारे बच्चे सोचे थे कि क्या यहाँ पे डिशो आएगी, कभी हमारे बच्चे नहीं सोचे थे कि 53 लाख का पैकेज मिलेगा, 44 लाख का पैकेज मिलेगा, है ना। आपका सैमसंग में 29 स्टूडेंट, मतलब जैसा लग रहा था कि पूरी की पूरी नौकरी जो है, मतलब पूरा का पूरा बादल जो है, कहते हैं ना कि बादल फट गया, नौकरी का बादल बीआईटी सिंदरी में आके फट गया था।
और उसी समय हमको जो है मतलब वर्क प्रेशर से जो है पैरालिसिस हुआ था, और बेड पर हम पड़े हुए थे, बाकी मैंने जो है विश्राम नहीं लिया। कहा था कि राम अका जो किन्ने मोहि कहाँ विश्राम। तो मेरे साथ भी था कि विद्यार्थियों के कार्य के लिए जब तक से मैं उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करूँगा, उनके आँखों में जो एक स्पार्क है उसको फ्लेम के रूप में कन्वर्ट नहीं करूँगा, तब तक से शांत नहीं बैठूँगा। और इतिहास गवाह है कि मैंने मैक्सिमम दिया और उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर हम नहीं देखे, और कभी मैंने सिस्टम को दोष नहीं दिया। मैं चैलेंज के रूप में मैंने एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींचता हूँ, उसके फिर पैरेलल तीसरी लाइन खींचता हूँ, और मेरे लिए हर एक पल चैलेंज रहता है। और मेरे लिए रहता है कि हम कैसे अपने विद्यार्थी को एक अपॉर्चुनिटी दूं कि सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए। मैं उनके लिए रोता हूँ, मैं इनके लिए सोता हूँ, मैं उनके लिए जागता हूँ, मैं उनको अपने बच्चे की तरह मानता हूँ, कभी भी अपने से अलग नहीं समझता। इसलिए जो उनका दुख है, उनका दर्द है, उसको अपने में समाहित करता हूँ, तो फिर रास्ता खुलते चला जाता है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि रैट रेस में विश्वास नहीं करना चाहिए। कि हमारे समय भी जब मेरी बेटी का जन्म हुआ, या मेरा जब हॉस्पिटल में, हम HEC हॉस्पिटल में मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ, तो मैं हॉस्पिटल में गया तो इनक्यूबेटर देखे थे, इनक्यूबेटर लिखा हुआ था। बाद में लगभग हम नौकरी और करीब 7 साल 8 साल पहले इनक्यूबेशन सेंटर देखे, तो मुझे लगा कि वो तो इनक्यूबेटर, वो तो वर्ड पहले भी था, वो वर्ड आज भी है। कि आपका जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, नहीं कहते कि कोई बीज से पौधा और पौधा से फिर जो है उस पर फसल तैयार होती है, तो उसको एक हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन जो है, तो कोई भी रिजल्ट लेने के लिए जो आइडिया प्रस्फुटित होता है समय के पहले जो है, तो उसको जो है सपोर्ट देना पड़ता है, वही इनक्यूबेशन सेंटर है। और इनोवेशन, देखिए इनोवेशन जो है वो आपका इन्वेंशन नहीं है, डिस्कवरी नहीं है। जो सारी चीज़ें, जो आइडियाज़, जो आपके सामने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन से आइडियाज़ है, उन सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आप उस पर जो एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने के बाद आप कुछ जो है उसको गढ़ देते हैं, है ना। तो आप उसको जो है दैट इज कॉल्ड द स्टार्टअप। और स्टार्टअप को जो है रन करना, जैसे हजारों स्टार्टअप जन्म लेता है और मर जाता है, इज इट क्लियर। उसको रन करने के लिए एंटरप्रेन्योर, जिसको आपने कहा कि एक जो है उद्यमी, जिसको हिंदी में उद्यमी शब्द कहते हैं, उद्यमी क्या है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो औरों से अलग सोचता है, वो आउट ऑफ द डोमेन सोचता है, उसका एक रिस्क, वो हमेशा एक रिस्क लेता है, उसका एक क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होता है, उसका वैल्यू एडिशन करता है। बिल्कुल सही। नोकिया देखे समाप्त हो गया, फिर से मार्केट में आ रहा है। तो आप जब तक से वैल्यू एडिशन नहीं कीजिएगा, मार्केट में रन कौन करेगा? तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूं कि पहले तुम कोर नॉलेज लो। तुम मतलब पहले जो है आजकल इंटर्नशिप का क्या, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बात करते हैं, हम बात करते हैं रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कि तुम जब जब टाइम सोल्यूशन, जब तुम जाके किसी रियल प्रॉब्लम पे वर्क करते हो तो रियल टाइम सोल्यूशन देते हो। वहाँ पे तुम किसी मेंटोर के अंदर में, किसी एक टीम के अंदर में काम करते हो, वहाँ पे तुम्हारा जो टीम भावना, वहाँ लीडरशिप क्वालिटी, वहाँ पे एम्पैथी, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारा जो स्किल जो है, एडवर्सिटी स्किल जो है ना, बहुत ज़रूरी है। मतलब कि आप विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। और उसी में एक नया वर्ड आ गया, रेसिलियंस आ गया, लचीलापन आ गया। उसके बाद कहते हैं कि गिव अप नहीं करना, है ना, कि जो है भाई गिव अप नहीं करना चाहिए, है ना। परसिवरेंस वर्ड आया कि गिव अप नहीं करो। फिर हम लोग उसी को थोड़ा सा कहते हैं यार लेट इट गो, जाने भी दो यारो, अनलर्निंग बिफोर लर्निंग। मतलब कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने जो पीछे जो असफलता मिली हुई है उसको बिल्कुल एरेज कर दीजिए। किसी लिखे हुए पृष्ठ पर आप लिख नहीं सकते। बिल्कुल सही। आपके जीवन में असफलता लेकर सफलता की तरफ नहीं जा सकते। सही बात है सर। कभी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। और निर्णय लेने के लिए मेरे विद्यार्थियों कहते हैं कि पहले तुम तो सीखो यार, ABCD सीख लो, है ना। वर्ड को क्रिएट करना सीखो, वर्ड को प्रयोग करना सीखो। जीवन में जो कहा गया है कि जब तक से तुम कोई चीज़, हम कहते हैं कि बेटा का विद्यार्थी जो अभी टेक्निकल नॉलेज एक्वायर नहीं किया, वो इनोवेशन, देखिए जुगाड़ू टेक्नोलॉजी की तो बात करते चलिए, कुछ भी हो गया। जब तक से आप किसी मतलब रोड पे आप चल रहे हो, जहाँ बैठे हो, जहाँ रह रहे हो, अगर किसी दूसरे व्यक्ति या समाज या दुनिया उसके कष्ट को आप अगर समझते नहीं हैं,
आपके अंदर अगर एम्पैथी की भावना नहीं है, तब तक से आप कुछ इनोवेट नहीं कर सकते। जितना भी इनोवेशन क्रिएशन होता है ना, जो आइडिया जो बाहर निकलती है प्रोडक्ट के रूप में, वो किसी चीज़ का सॉल्यूशन होता है। और इंजीनियर का काम है समस्या का समाधान ढूंढना। हम लोग कहते हैं ना, आपको अगर हम इंजीनियर नहीं, आपको कहेंगे कि आप यूर ए टेक्नोक्रेट, टेक्निकल नॉलेज, आप अपने टेक्निकल नॉलेज आप इम्पार्ट करते हैं टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? तो पहले उसका आपको जानना पड़ेगा ना, आपको विशेषज्ञ होना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, आपको वहाँ जाके वर्क करना पड़ेगा, आपको वहाँ के जाके कल्चर को, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, आपको फाइनेंस जानना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग जानना पड़ेगा, आपको ना थोड़ा सा लॉ जानना पड़ेगा। आपको जब तक से नॉलेज नहीं होगा, तब तक से ना प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ना उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, अब कालांतर में उसमें आप क्वालिटी ऐड कर सकते हैं। इसलिए हम सलाह देना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को कि तुम पहले थोड़ा सा पढ़ो, नॉलेज एक्वायर करो, नॉलेज एक्वायर करने के बाद तुम 1-2 साल थोड़ा नौकरी करो, थोड़ा सीखो कि इंडस्ट्री का क्या डिमांड है, इंडस्ट्री क्या चाहती है, कैसे मार्केटिंग की जाती है ना। केवल हियर से पे जाके केवल जो है लोगों को पढ़कर, लोगों की कहानियाँ सुनकर उसको फॉलो नहीं करो, बिल्कुल अपने प्रैक्टिस में इनकलकेट करो, है ना। हम कल बात करें कि एडिशन जो है 1000 बार जो है फेल, उसके नाम पे 1000 पेटेंट हैं, और उसने जब बल्ब का आविष्कार किया तो 99 बार फेल हुआ, और हम ये कहें कि द फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, तो ये सब तो कहानी की बात हो जाएगी। बिल्कुल सर, कि गिर के संभलना, संभल के उठ जाना और दौड़ जाना, तो इसके लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो जैसा कि हमने भी देखा कि वी गॉट अ वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम सर कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो स्टार्टअप अपना करें क्योंकि इट्स अ ट्रेंड। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा जो आज हम इस एपिसोड से सीख रहे हैं कि वी जस्ट नॉट लुक एट द ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया, बट वी शुड एक्चुअली लिसन टू द प्रैक्टिकलिटी दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल इन आवर लाइफ टू हैव अ ग्रेटर फ्यूचर इन आवर करियर। कि अगर आपको स्टार्टअप करना है, यू रियली वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सो यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको पहले प्रॉब्लम देखना होगा, आपको ग्राउंड वर्क में उतर कर उस प्रॉब्लम्स को देखना होगा कि उसका सॉल्यूशंस क्या क्या निकल सकते हैं, एंड यू हैव टू टेक दैट रिस्क। एंड बिफोर दैट, अगर आप किसी कंपनी में आप पहले जुड़ते हो तो आप वहाँ से सीखोगे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड काम कैसे करता है, किसी भी प्रॉब्लम्स को देखना कैसे है। दो जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑब्जर्वेशन क्वालिटी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होता है। तो आप वहाँ जाके उस चीज़ को सीख सकते हो कि किसी प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कैसे किया जाता है, एंड देन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दैट। राइट। और एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे कि जो थोड़ा सा आपने कभी जिक्र किया था कि डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का। यस सर। तो बेटर एग्जाम्पल है कि कृष्ण और शिशुपाल का। कृष्ण भगवान ने जो है 99 बार जो है शिशुपाल के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया, जानकारी इकट्ठी की, और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया, गला काट दिया, निर्णय से पीछे नहीं हटे। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनका निर्णय ऐसा ही होता है कि मतलब वो जो है फिर क्या होगा वो ध्यान नहीं देते, मतलब राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। और उनका जो है ना कि डेप्थ में जाकर मतलब वो सारे इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखते हैं, और सारे इन्फॉर्मेशन पर जो है अध्ययन करने के बाद एनालिसिस, विश्लेषण करना, और वो भी विश्लेषण उनका ऑब्जेक्टिव विश्लेषण होता है, करने के बाद वो निर्णय लेते हैं, फिर उसे पीछे नहीं हटते। और ये भी, और साथ ही साथ जो है आप देखे होंगे आजकल बच्चों में एंगर बहुत है, मतलब गुस्सा बहुत है, नहीं? तो मेरा एक यही एडवाइस है कि ठीक है, अगर 2 तरह की चीज़ होती है, अगर सामने वाला अगर रिएक्ट करता है तो आप कम से कम जो है एडल्ट की तरह बिहेव कीजिए। मतलब कि अगर सामने वाला अगर एंगर में है तो आप अपने इमोशन को, आप अपने जो है भावनाओं पर नियंत्रण करके आप थोड़ा एडल्ट के रूप में वो बिहेव कीजिए और उसको बर्दाश्त कीजिए, सामने वाले पर रिएक्ट मत कीजिए। और उसका बेटर एग्जांपल पीछे देखिए, बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। मतलब आजकल जो है कॉग्निटिव स्किल के बाद हुआ कि सोशल स्किल भी आए कि हम आप समाज में रहते हैं, और इंटरपर्सनल स्किल बहुत ज़रूरी है, जैसे हम और आप और दुनिया कैसे एक दूसरे से अच्छी तरह बातचीत कर सकें, और एक दूसरे का मान सम्मान कर सके। और साथ ही साथ जो है एडवर्सिटी स्किल, जो विपरीत परिस्थितियों में अच्छा रिजल्ट देना, कि आप जो है कभी कभी क्या आदमी नहीं टूट कर बिखर जाता है, बिल्कुल सर, बिखर जाता है। व्यक्ति वही है, सफल वही हो सकता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर एक अच्छा रिजल्ट है ना। उसके लिए भावनाओं पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। बिना मतलब हम लोग ना मतलब सच्चा निर्णय लेने वाला वही होता है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखता है। मतलब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके जो है आपको निर्णय लीजिए,
और उसके जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, देखिए बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, बहुत मुस्कुराती हुई प्रतिमा। मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ कि तुम्हारा फेस स्माइलिंग फेस बुद्धा की तरह होना चाहिए, कि सामने वाला जो है आपसे प्रभावित हो जाए। मतलब कि आप जब किसी के सामने बैठे तो आपका एटिकेट तो शिष्टाचार होता है, वो तो भूल सकते हैं। आपका वैल्यूज़ जो है, आपकी विरासत जो है, मतलब लोग नहीं कहते कि अरे माँ बाप ने इसे बहुत संस्कार दिया है, तो वैल्यूज़ को हम लोग संस्कार कहते हैं। जब कोई आप निर्णय लें तो महात्मा बुद्ध की तरह, जिसको हम लोग कहते हैं आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस से कहा है वर्ड जो है, वेरी गुड, इमोशनल इंटेलिजेंस। और उसके बाद आया है कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन जो है, तो उसके लिए आया जो है मतलब कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मतलब इसको स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में मैं महात्मा बुद्ध का उदाहरण देना चाहूँगा कि तटस्थ भव, नाराग अनद्वेष। जब किसी व्यक्ति के लिए कोई आप निर्णय कीजिए तो राग और द्वेष से जो है मुक्त होकर कीजिए, तभी आप एक लीडर हो सकते हैं। क्योंकि एक लीडर जो होता है उसकी सोच सबसे अलग हटकर होती है। यस सर। अपने पावर को डेलीगेट करता है। मतलब एक छोटी सी, मान लीजिए कि कोई, अगर आप एक हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और 10 लोगों को जो टापू पे ड्रॉप कर दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि रास्ता ढूंढो, तो सभी लोग जो है ना, मतलब क्या होगा कि सब लोग परेशान हो जाएंगे कि अरे बाप, कहीं जंगली जानवर नहीं खा जाए, कहीं बारिश आ जाएगा तो कुछ हो जाएगा। मतलब सब क्या होता है ना कि इंडिविजुअल अप्रोच हो जाता है। बाकी उसी में से एक व्यक्ति होता है जो एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर कहता है कि उस दिशा में समुद्र है, चलो वहाँ चलना है। तो जो बिल्कुल अलग ढंग से सबके लिए जो सोचता है, उसी को हम लोग विजनरी कहते हैं। विजन का मतलब कहते हैं ना कि कोई दूर, मतलब मैंने शुरू में कहा था कि दूरदृष्टि, मतलब इसको कहते हैं विजन से विजनरी बना है ना। दूरदृष्टि जो है, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और दूरदर्शिता जो है, यह सफलता का मूल मंत्र है। जो सस्टेनेबल की बात होती है, मतलब कि एक लंबे अवधि तक कोई चीज़ जो है सस्टेनेबल रहे, अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ लंबी अवधि तक बना रहे, है ना, हम लोग नहीं कहते। तो उसी तरह जो है हमारे, मतलब कहते हैं ना कि एक विज़न होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक व्यक्ति के साथ एम होना चाहिए। और दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और एक मेरा सौभाग्य है कि थोड़ा सा सहृदय होने का, कि जो मैं मतलब होता, मैंने कहा एडवर्सिटी स्किल का, क्योंकि सरकारी तंत्र में रहने के बाद उसी तंत्र में एक अच्छा रिजल्ट देने के लिए जो है एडवर्सिटी स्किल बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे कभी हम बच्चों पे, मतलब एग्ज़ाम होता भी, हमारा आईटीसी का एग्ज़ाम था या बहुत सारा ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें कहा गया कि घनश्याम सर, अगर आप केवल वहाँ पे रहिएगा तो फिर ई प्रॉक्टेड एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये विश्वास, तो विश्वास और विश्वसनीयता ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो किसी के विश्वास पे खरा उतरना। तो मुझे याद है कि मेरे विद्यार्थी भी जो है उस बात को रखते हैं। मैं कहता हूँ कि देखो बेटा, कोई नहीं तुमको देख रहा है, ये मान के चलो कि तुमको एक अदृश्य सत्ता है वो तुम पे निगाह रखी हुई है। इतना तुम मोराल को, वैल्यू और एथिक्स, देखिए कोई भी कंपनी चाहती है कि उसका जो लड़का, जो उसका जो वैल्यू और एथिक्स है उस कंपनी का, उससे जो स्टूडेंट है, जो संस्थान है, वो वैल्यू और एथिक्स अलाइन रहे। आजकल देखिए इंक्लूसिव सोसाइटी की बात होती है, आजकल जो है डाइवर्सिटी की बात होती है, जेंडर डाइवर्सिटी की बात होती है, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात होती है, कि जहाँ पे समावेशी समाज, मतलब जहाँ पे सबका ग्रोथ हो, इंडिविजुअल नहीं हो। तो जब हम काम करते हैं तो मैं वहाँ पे घनश्याम नहीं रहती। ईश्वर ने मेरा नाम भी बहुत बढ़िया रखा, घनश्याम रखा, काला बादल। कि कहते हैं ना कि काला बादल कैसे बनता है, कि जब मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ बहती हौले हौले ले, बादलों का रूप बरसे हौले हौले। जब यहाँ से जब बादल बनता है तो मेरा नाम भी घनश्याम है, काला बादल जो बरसता है। और जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदों से जो है पृथ्वी से सोनी सोनी गंध आती है और पृथ्वी उर्वरा हो जाती है। तो मैं अपने माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरा नाम उन्होंने जो घनश्याम रखा। हम बरसते हैं, प्यार से बरसते हैं। इतनी बारिश होती है कि बीआईटी सिंदरी उर्वरा रहे, लोगों को नौकरी मिले। और बच्चे सब जो है हमारे बहुत ही अच्छे हैं। बीआईटी सिंदरी में जो बच्चे हैं दूसरों से तो बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे जो है केवल मेटलिस्टिक सोच नहीं है उनकी, वो इंडिविजुअलिटी पे विश्वास नहीं करते हैं, वो एक सामूहिकता पर, मतलब लोग इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। अगर किसी को समाजवाद देखना है, डेमोक्रेसी देखनी है, अरे डेमोक्रेसी तो हमारे खून में, हमारे ब्लड में है ना।
और मतलब कहते हैं ना कि कला और संस्कृति जो है किसी भी देश को महान बनाती है, क्योंकि कोई भी समाज एक व्यक्ति से बनता है, व्यक्ति से समाज बनता है, परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से जो है एक शहर एक नगर बनता है, एक प्रदेश बनता है और एक देश बनता है। और कहा जाता है कि कला गरीब हो सकती है, संस्कृति गरीब हो सकती है, दरिद्र, कला भी दरिद्र हो सकती है, संस्कृति दरिद्र हो सकती है, क्योंकि वो समाज या व्यक्ति जो है या संस्थान वो दरिद्र कहलाता है जहाँ पे कला और संस्कृति नहीं होती। तो मेरे बच्चे जो हैं वो डाउन टू अर्थ हैं, वो संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। और मैं पूरी दुनिया को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो लोग भी मेरी बात को सुनेंगे, कि आपको लोग मिलेंगे, कथित ब्रांड भी मिलेंगे, सो कॉल्ड ब्रांड भी मिलेंगे आपको जो है, बाकी अगर फर्नेस के सामने तपने के लिए कोई तैयार है, भट्ठी के सामने कोई अगर तपने के लिए तैयार है, 100 फ्लोर पे अगर कोई कार्य करने के लिए तैयार है, कड़ी धूप में जो काम करने के लिए तैयार है, पृथ्वी के गर्भ में जो है बड़े टापक्रम पर जो है काम करने के लिए तैयार है, जो है खड़े मतलब जो खुले आकाश में जो कंस्ट्रक्शन के लिए एक हेलमेट पहनकर तैयार है, तो बीआईटी का बच्चा जो है आपको सब जगह मिलेगा। और ये हमारे बच्चों पे जो है एक पैशन, एक जुनून है काम के प्रति। वो देखने में सामान्य लगते हैं, वो वेशभूषा से आपको जो है साधारण लगेंगे, क्योंकि उनकी प्रतिभा असाधारण है। बिल्कुल सर। और उसकी मैं बड़ाई क्या करूं। कहा जाता है कि जो पत्थर है वो एक पारस जो है जिसके ऊपर लग जाए उसको जो है मणि में कन्वर्ट कर देता है। तो एक सोने की पहचान, एक डायमंड तो कोयले के खान में ही होता है, उसको जौहरी पहचानता है। सामान्य व्यक्ति के लिए पत्थर है, पत्थर है कि नहीं पत्थर है। बिल्कुल सर। आपको अगर हम एक डायमंड दे देंगे, सोना दे देंगे और कहेंगे कि लेकर चले जाइए सब्जी वाले के पास, तो उस सब्जी वाला तो तौल देगा, उसको तो कीमत नहीं मालूम रहेगा। सही बात है सर। दुकानदार को भी नहीं, बाकी उसको जौहरी के पास लेकर जाएगी तो कीमत लगा देगा। बिल्कुल सर। तो मेरे जो विद्यार्थी हैं उनको एक जौहरी की तलाश है, कभी निराश नहीं करते हैं। दुनिया में अगर कहीं भी निगाहें उठा कर देखिए तो CEO जो है, VP, प्रेसिडेंट, ये सब विद्यार्थी के, और हमारी महानता, ये लीगेसी है, हमारी परंपरा, ये हमारी धरोहर है, हम इस पर गर्व करते हैं, हम घमंड नहीं करते हैं, हम गर्व। और जो समाज, जो सोसाइटी अपनी उपलब्धियों के ऊपर, अपनी विरासत के ऊपर गर्व नहीं करता है, वो धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल सर। और भारत के निर्माण में, और हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अब देखें हमारे पीछे मुख्यमंत्री की भी तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि हम एक सरकारी कॉलेज है और सरकार के द्वारा बहुत ही अनुदान मिलता है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर मैं तो सरकार को हमेशा धन्यवाद देता हूँ, अपने विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ, उनके स्टेक होल्डर कंपनीज को धन्यवाद देता हूँ, गार्जियन को धन्यवाद देता हूँ, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, मैं सबकी बड़ाई करता हूँ। अगर मुझे कोई कमजोरी नज़र आती है तो मुझे अपने स्वयं में कमजोरी नज़र आती है। मुझे कभी अपने विद्यार्थियों में कोई कमजोरी नज़र नहीं है, मेरे अपने मित्रों में नहीं आई, मुझे अपने राज्य में नहीं आई, मैं अपने देश में नहीं, मैं कोई स्टेक होल्डर में मैं अगर कभी कमज़ोर पाता हूँ, कभी मैं अपने आप को कमी पाता हूँ तो स्वयं में पाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे ही में कोई कमजोरी है कि सामने कुछ ले नहीं पाता हूँ, और यही भाव है मेरा। और देने वाले बहुत कुछ देकर जा रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर जो है विद्यार्थियों को कि खूब पढ़िए। ये जो पढ़ाई होनी चाहिए ना, तो ये आप मतलब कोई आपसे पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप कभी ये मत कहिए कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप कहिए कि हम जो है नॉलेज एक्वायर करने के, लर्न करने के लिए जा रहे हैं। और जिस दिन आप लर्न करने के लिए जाइएगा ना, किसी भी, आपको मैं हर एक विद्यार्थी को कहता हूँ, कोई भी संस्थान हो, कोई भी संस्थान जो है ना विद्यार्थी से बनता है। बिल्कुल सर, है ना। कोई भी संस्थान जो है वो ईंट की दीवार ये सब नहीं होता है, विद्यार्थी से संस्थान बनता है। और जहाँ पे विद्यार्थी अच्छे हैं वो संस्थान अपने आप गौरवशाली हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है मुझे इस लायक समझा। मैं तो हमेशा अपने आप को एक छोटा ही समझता हूँ, हमेशा मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत न्यूटन के शब्दों में कि मैं उस विशाल समुद्र के किनारे जो है अथाह बालू में उसे खेलता हुआ एक जो है बच्चा हूँ। यही मेरी जो है औकात है, मेरी जो है एग्जिस्ट। बाकी कभी अपने आप को भूलता भी नहीं हूँ, और मुझे क्या करना है, कल क्या करना है, उसकी तैयारी मैं आज करके रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
सर इसके बाद बस एक मेरा आखिरी सवाल था। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सर की बातें सुनी और उनसे बहुत कुछ जानने को मिला, तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग होते हैं कि हम सभी चाहते हैं कि वी बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। तो उसके लिए आप लोग बहुत कुछ देखते हैं कि वो क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, वो क्या फार्मूलाज होते हैं जिनसे हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, चाहे वो आप एक बिजनेस कर रहे हो या फिर आप एक जॉब कर रहे हो। मैं बताऊं, बिल्कुल सर, अगर मैं हम लोग मैं सर मैं से मैं बता सुनेंगे दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सक्सेस मंत्रा। अगर हमसे कोई पूछे कि सक्सेस का क्या मायने है, तो मैं यही कहता हूँ कि जो मेरे लिए सक्सेस का मायने ये नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा एक बंगलो हो और बहुत बड़ा एक पैकेज हो। मेरे लिए जो सक्सेस का मायने यही है कि हैप्पी एंड बैलेंस्ड लाइफ। और बैलेंस लाइफ का मतलब है कि हाउ टू मेंटेन द हार्मोनी बिटवीन योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस एंड अबव ऑल द रिलेशनशिप। बिल्कुल सर, यही जो है सफलता का मूल मंत्र मूल है कि मंत्र है। जीवन में खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। जबरदस्त रही है। जबरदस्त रहिए तो एकदम देखा कभी आपने जिस तरीके बस। से कितनी खूबसूरती के साथ सर ने सफलता के एक मूल तंत्र को हमें समझा दिया। और इसके बाद सर आपसे एक आखिरी सवाल कि इस दुनिया में हम आज जिस भी पोजीशन पे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। राइट। क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ करते हैं और इस दुनिया में, इस भागदौड़ की दुनिया में हम चाहकर भी उनके लिए वो सब कुछ नहीं कर पाते। तो सर जैसे कि आपके पिताजी अब नहीं रहे, सर अगर आपके पिताजी अगर अभी आपको कहीं सुन रहे होंगे तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पिताजी से क्या कहे, मतलब मुझे तो हमेशा महसूस होते हैं मेरे, मतलब मुझे लगता है कि मेरे पिताजी मेरे अगल बगल खड़े हैं। कोई व्यक्ति जो भौतिक रूप में नहीं रहता वह कि उसका ज्ञान, आप तो साइंस के इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं, वो कहते हैं ना कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो पिता के द्वारा जो दिया गया जो वैल्यूज है, जिसके मैंने बात किया, संस्कार की मैंने बात की, मैंने शिष्टाचार की बात नहीं की, मैंने एटिकेट की बात नहीं की, मैंने वैल्यू की बात वैल्यूज की। की बात और ये वैल्यू जो किससे मिलता है? माँ और पिता से मिलता पिता है। से। और वो संस्कार आपके साथ है और उसको बढ़िया से रखे रहिए। और विवेकानंद ने कहा था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज रिस्ट, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त निबोधता। और मैं और थोड़ा उसको बढ़ाना चाहूँगा कि जो बीआईटी सिंदरी का लोगो जो उस पर लिखा हुआ है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। आप कर्म कीजिए, नियत कर्म कीजिए और फल की चिंता से जो है मुक्त हो जाइए। और साथ ही साथ आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पंक्तियां हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यस सर। मैं इसको और आगे कहना चाहता हूँ बीआईटी सिंदरी के संदर्भ में, मतलब यहाँ पे ना देखिएगा कि बगल में दामोदर बहती है, इसके शीर्ष पे जो है माँ काल्याणेश्वरी का मंदिर है, इसके चरणों को दामोदर पखारती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपका एसीसी है, हर्ल है, और चारों तरफ कैंपस के अंदर जो हम लोग कहते हैं ग्रीन कैंपस है, बहुत ही ब्यूटी है ना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाला चीज़ एकदम कि गहन, थोड़ा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, गहन तरुवन, तरु मतलब वृक्ष, गहन तरुवन मुझको आज बुलाते हैं, परंतु किया है वादा मैंने स्वयं से, मिलो मुझको जाना है, मिलो मुझको जाना है, मिलो मुझको जाना है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई सेल्फ। चरे वैती चरे, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। तो इसके बाद मैं आपसे चाहूँगा कि सर ने अपनी बात तो अपने पिताजी तक पहुँचा दी होगी, बट आफ्टर वाचिंग दिस एपिसोड आई जस्ट वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर आप मेरी बातों को सुने तो आज आप अपने माता पिता के सामने बैठेंगे, उनसे थोड़ी बातें करेंगे और जो भी ग्रैटिट्यूड या फिर थैंकफुल भरे वर्ड्स जो आप उन्हें हमेशा कहने चाहते थे, क्योंकि ज़िंदगी की डोर इतनी छोटी है ना कि वो कब टूट जाती है और कब हमारे माता पिता हमसे बिछड़ जाते हैं हम ये नहीं जानते। तो आज आप उनके सामने बैठें और जो भी आपके दिल में हो उनके लिए आप उनसे कहें टू सी दैट प्राइस। और बहुत बढ़िया बात आपने कहा, आपने कहा, मुझे दो शब्द दिखे आपसे सीख लिए अभी तुरंत हम, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में आप कहीं रहिए, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड रहेगा ना यार, तो कोई समस्या नहीं होगी। और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कहते हैं, है ना, कि अगर आपके पास ये दोनों चीज़ है, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ना, और सेंस ऑफ ऑनरशिप है, मतलब कि जो है वो मेरा है
है ना, और बिलोंगिंग, जुड़ जाना, किसी से जुड़ जाना, अपने हृदय के तार को जोड़ जाना, और साथ ही साथ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है कि जीवन में ना हमेशा कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। कोई कुछ कहे उसको धन्यवाद जरूर दीजिए। और मेरे बच्चों, दुनिया में सब कोई मिल जाएगा, माँ बाप, सहोदर, भाई और मित्र नहीं मिलना है। रिश्तों के मूल्य को समझिए। मैंने कहा कि मस्ट बी सिंक्रोन हार्मोनी बिटवीन फिजिकल हेल्थ, मेंटल पीस एंड एबव ऑल द रिलेशनशिप। याद रखिएगा कि अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई और बहन वो कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो ये गीत जो है ना कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, मेरे गीतों का से खजाना ढूंढेगा। बिल्कुल सर, तो मेरा यही है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। एक शिक्षक हूँ, गुरु हूँ, और उस नाते जो है मेरा आशीर्वाद है हमेशा। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस लवली एपिसोड। एंड अगर इस एपिसोड से हम आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाए होंगे, देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, थैंक यू।